बेंगलुरु से, उन्होंने अपना गैलेक्सी के नाम से है उनका नाम। मधुबनी से लोग हैं, भागलपुर से हैं, नोएडा सेक्टर 63 से भी सर हैं हमारे, समस्तीपुर से हैं कुछ लोग हमारे। बहुत अच्छी बात है, अलग अलग जगहों से लोग हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ जितने अलग अलग जगहों पर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी सीनियर लीडर वहां काम कर रहे हैं, उन सभी को एक ही चीज मैं सलाह देना चाहूंगा कि किसी भी शहर में काम जब आप स्टार्ट करते हैं, खासकर अगर कोई सीनियर लीडर है जिनके लेग में किसी शहर में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो किसी भी शहर में बिजनेस बड़ा करने का सिर्फ एक ही रीजन है, आपने बीज बो दिया, लेकिन अब बीज को बड़ा होने के लिए थोड़े 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 अंतराल पे पानी देने की आवश्यकता है। तो अगर आप किसी भी शहर को बिल्ड करना चाहते हैं, किसी भी शहर में अगर आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, या आप उस शहर में काम कर रहे हैं, जैसे किसी ने कहा आसनसोल में काम कर रहे हैं, किसी ने कहा कि बैंगलोर में काम कर रहे हैं, किसी ने कहा अलग अलग शहर में काम कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को कहूंगा कि आपके जो सीनियर लीडर हैं वो भी यहाँ होंगे, वो भी सुने, और आप जो हैं आप भी सुने कि किसी भी शहर में बिजनेस को बड़ा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने वहां लोगों को ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराना एक पार्ट है, ये ऐसा है कि हमने बीज बो दिया, लेकिन अब बीज को बड़ा बनाने के लिए हमें उसे एक रेगुलर इंटरवल पे पानी देने की आवश्यकता है ना। बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, 1 लोटा पानी रोज दिया जाए तो काम हो जाता है। उसी तरह अगर किसी नए शहर में आपने बीज बोया है, और अगर आप सप्ताह में 2 दिन 3 दिन का भी, अगर आप उस शहर में नहीं रहते हैं और किसी दूसरे शहर से आप वहां जाकर काम कर रहे हैं, तो अगर आप सप्ताह में 2-3 दिन भी वहां चले जाए तो उस शहर को बिल्ड होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने वहां लोगों को ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन अब आप जा नहीं पा रहे किन्हीं भी कारणों से, आपकी नौकरी है, आपकी दुकान है, आपका कारोबार है, या आप अपने शहर में इतने बिजी हैं कि आप उस शहर से निकल नहीं पाते, लेकिन वहां लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया है, तो यकीन मानिए ज्वाइन कराने के बाद भी एक बड़ा शहर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने किसी भी बड़े शहर में अपने लोगों को ज्वाइन कराया है और आप चाहते हैं कि वो बड़ा शहर आने वाले कल में आपके नाम से जाना जाए, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक रेगुलर इंटरवल पे उस शहर के भीतर लगातार विजिट करते रहे। काम करने का तरीका ऐसे है कि अगर आप मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं पटना में हूं और मैंने टीम लखनऊ में बनाई है, मैं एक एग्जांपल समझता हूं, और मैं अभी मान लीजिए कि सिल्वर लेवल का लीडर हूं या प्लैटिनम लेवल का लीडर हूं, गोल्ड लेवल का लीडर हूं, और मैंने लखनऊ में 2 आदमी को या 1 आदमी को ज्वाइन कराया है। अब वो लखनऊ वाला आदमी ऐसा है कि मान लेते हैं कि हम अगर वहां जाएं तो वो थोड़े बहुत काम करता है, नहीं जाने पर नहीं करेगा, ये 100% श्योर है। आप यहां बैठे बैठे उसको फोन पे समझाएंगे तो बड़ा काम नहीं होगा, आप जाएंगे तो वो निकलेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि लखनऊ में मैं बिजनेस बनाऊं, तो उसका तरीका यह है कि मैं कम से कम सप्ते में 2 दिन के लिए, मिनिमम 2 दिन के लिए, 3 दिन कर सकूं, 4 दिन कर सकूं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मिनिमम 2 दिन के लिए कि मैं शुक्रवार को निकल गया यहां से, शनिवार रविवार वहां काम किया, सोमवार को वापस आ गया, अगर बहुत बिजी हूं तब। अगर बहुत बिजी नहीं हूं तो 2 की जगह 3 दिन भी वहां समय दे सकता हूं। तो ऐसे करके अगर हर सप्ताह में मैं वहां 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन का समय देना शुरू कर दूं, तो जो आज 1 की टीम वहां मुझे दिख रही है, 3 महीने जब मैं रेगुलर इंटरवल पे ये काम करता रहूंगा हर वीक, तो 3 महीने बाद वही टीम जो 1 की दिख रही है वो वहां 30-40 की दिखेगी। और अगर उसको मैं और कंटिन्यू करूं तो अगले 6 महीने बाद वही टीम वहां 100 लोगों की दिखेगी। और यकीन मानिए किसी भी शहर में ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपको रेगुलर इंटरवल पे तब तक करने की जरूरत है जब तक कि आप वहां से एक पर्ल खड़ा नहीं कर देते। जैसे ही आपका वहां से एक गोल्ड या एक पर्ल बन गया, फिर क्या करना है, फिर 15 दिन में 1 दिन के लिए जाइए, 2 दिन के लिए जाइए, हाथ हिलाइए, ग्रुप मीटिंग वगैरह कर दीजिए, वापस चले आइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब तक जब तक कि वहां से आपका एक पर्ल नहीं निकल जाता, तब तक हर सप्ताह 2 दिन के लिए वहां जाना आना कंटिन्यू करिए। अगर कोई लीडर ऐसे है यहाँ पर जो उस शहर में कंटिन्यू रह सकते हैं, महीने के 20 दिन 15 दिन वो फ्री हैं, तो फिर तो मैं कहूंगा कि उनको कि वो डेरा ले ले वहां छोटा सा कोई, और वहीं रह के काम करे। यही तरीका है मल्टीपल सिटी में बिजनेस को बिल्ड करने का। हमें एक शहर में फंस के कभी नहीं रहना, हमें हिंदुस्तान भर में बिजनेस करना है, लेकिन इसके लिए अपने अपलाइन के संपर्क में रहना है कि आपका कौन सा लेवल है आपको बाहर जाने का, आपको निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, उस शहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये फैसला आपको कभी अपने से नहीं लेना चाहिए। आप जिस भी एक्टिव अपलाइन के गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, उनके साथ जरूर एक बार आप फोन पे बात करके ये फैसला लें कि सर मैं फला शहर में मेरी 2 की टीम है, मेरी 3 की टीम है, क्या करूं, मैं वहां जाके काम को बनाऊं। अगर आपका अपलाइन, क्योंकि वो आपके बिजनेस को समझता है, वो आपके लेग को समझता है,
तो वो आपको सही गाइड कर सकता है कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इस बात को। तो इसीलिए कभी भी किसी शहर में जाइए तो कभी भी बिना अपलाइन के जानकारी के और बिना अपलाइन से पूछे मत जाइए। खैर एनीवे, तो ये तो हो गई बात। और इस तरह से आप जब काम करने की शुरुआत करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। आसमान में उड़ना है तो जमीन तो छोड़ना ही पड़ेगा, यस और नो, है ना। आसमान में अगर किसी को उड़ने की ख्वाहिश है तो जमीन तो छोड़नी पड़ेगी ना। अब कोई कहे कि मैं जमीन नहीं छोड़ना चाहूंगा लेकिन आसमान में उड़ना है, तो पॉसिबल है? ऐसा संभव है? नहीं संभव। तो इसीलिए आसमान में उड़ना है तो जमीन छोड़नी पड़ेगी। अगर हमें पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस खड़ा करना है तो घर से निकलना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जीवन बदलना है तो घर से निकलना पड़ेगा, और कहीं पहुंचना है तो कहीं ना कहीं से चलना पड़ेगा। ठीक है। खैर एनीवे, हम लोग आज के इस सेशन में आ जाते हैं जिसके लिए आज आप लोग यहाँ आए हैं। सीधा हम सेशन पे बातचीत शुरू करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज का जो सेशन हमने यहाँ पे रखा है वो सेशन क्या है। हमने सेशन का नाम वहां पे आपको लिंक पे भी दिखा था कि सेप शॉप व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे करें। सेप शॉप को हम क्यों करें और सेप शॉप को हम कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको ये बताऊंगा कि सेप शॉप को क्यों करें, है ना। क्योंकि क्यों बहुत जरूरी है। दुनिया के भीतर अगर हम किसी भी काम में बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे कर बताने के लिए बहुत सारे मास्टर है ना। जैसे कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर आप कैसे बनेंगे, ढेरों कॉलेज है, ढेरों मास्टर साहब है, आपको बता देंगे। लेकिन इंजीनियर आप क्यों बने ये सिर्फ आप जानते हैं। डॉक्टर आप बनना चाहते हैं तो डॉक्टर आप कैसे बने, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जहां आप पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्या करना है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन डॉक्टर आप क्यों बने ये सिर्फ आपको पता होता है। आप आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो ढेरों कॉलेजेस, ढेरों कोचिंग, ढेरों टीचर ऐसे हैं जो आपको बता देंगे कि कैसे पढ़ना है। लेकिन आपको क्यों बनना है, क्यों आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, क्यों आप फौज में जाना चाहते हैं, क्यों आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, ये सब क्यों आपको पता होता है। और दुनिया के भीतर कैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कैसे जो है वो गिरते पड़ते सीखते हम सीख जाते हैं, थोड़ा गलती करते हैं सीख जाते हैं। लेकिन क्यों जो है ना वो ताकत देता है हमें लगातार उस काम को करते रहने की। तो इसीलिए शेप्स ऑफ व्हाई एंड हाउ। मैं अपनी बात करूं तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे 8 साल से ज्यादा हो गए सेप शॉप के भीतर, नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया था तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो जिंदगी को किस तरह से बदल सकता है। मेरे पास कोई पास्ट अनुभव नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग को करने का। सेप शॉप पहली कंपनी थी जिसने मुझे ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर एक आम आदमी बिना कोई मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई बिना मेजर इन्वॉल्वमेंट के और इन्वेस्टमेंट के एक बहुत बड़ी एम्पायर का मालिक बन सकता है। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि टीम बनाना क्यों जरूरी है, टीम से कैसे काम ज्यादा हो जाता है, वक्त कम लगता है, आपके घंटे बढ़ाने से आपको क्या फायदा है, आप कैसे बिना इन्वेस्टमेंट का सिर्फ टीम बनाकर लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मुझे नहीं पता था कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां पर हम देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मुझे नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री के भीतर लोगों की दुआओं के साथ हम पैसा कमाते हैं। क्योंकि मैं जिस माहौल में पला बढ़ा था वहां मैंने लोगों को यही कहते हुए सुना था कि भैया एक नंबर से तो सिर्फ दाल रोटी चलती है। अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं तो आपको कुछ ना कुछ 2 नंबर तो करना ही पड़ेगा, ईमानदारी से होगा नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया तो मुझे पता चला कि ईमानदारी से भी करोड़पति बना जा सकता है, और वो जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सवाल सिर्फ सीधा है कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं। ये आपके लिए अलग अलग रीजन होंगे। किसी की फैमिली रीजन होगी, किसी के बच्चे रीजन होंगे, किसी का खुद का ड्रीम रीजन होगा। नेटवर्क मार्केटिंग करने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपका व्हाई डिसाइड नहीं कर सकता, आपका व्हाई आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। मैं कुछ कॉमन व्हाई बता सकता हूं आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग करना आज के डेट में क्यों फायदेमंद है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको व्हाई से क्लियर करता हूं। ये स्लाइड आप सबने देखा होगा, हर संडे के सेमिनार में आप अगर जाते होंगे तो आपके शहर के वेन्यू पे ये स्लाइड बताई जाती है। मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक बात समझाऊंगा इस स्लाइड को दिखाकर कि ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का प्रोसेस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोसेस में कोई भी सामान जो 35 रुपए में बना वो 100 रुपए में एक कस्टमर खरीदता है, और 65 रुपया इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के चैनल के थ्रू उस कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। ये सब आप बहुत अच्छे से समझते हैं। कोई भी कंपनी जब किसी मैन्युफैक्चरिंग में बनती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, तो वो प्लांट से प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक नहीं पहुंचता।
उस प्लांट से वो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग होके, पैकेजिंग होके वो C&F एजेंट तक पहुंचता है। C&F एजेंट से फिर वो प्रोडक्ट आगे जो है मूव करता है डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से वो फिर डीलर तक पहुंचता है, डीलर से वो आपके शहर के चौक के रिटेलर तक पहुंचता है, और रिटेलर से या बिग बाजार से या उसी तरह के कोई रिटेल शॉप से हम आप कस्टमर बनकर उस प्रोडक्ट को अपने लिए खरीदते हैं, उपभोक्ता हम उपयोग करने के लिए खरीदते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इन सभी के बीच उस प्रोडक्ट का एक कमीशन बढ़ता चला जाता है, और ये सारे कमीशन और सारे रेट जो है उसी प्रोडक्ट पे जोड़े जाते हैं। और यही वजह है कि कोई 10 रुपए का सामान जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 10 रुपए का पड़ता है, वही सामान एक कस्टमर अपने शहर के भीतर अपने चौक पे 100 रुपए में खरीदता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट हिमाचल प्रदेश में बनी है और उसको आप सहरसा में यूज कर रहे हैं, उसको आप पटना में यूज कर रहे हैं, उसको आप मधुबनी, बैंगलोर, आसनसोल कहीं यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट वहां से आप तक पहुंचने के लिए कई चैनलों के थ्रू होकर पहुंचता है, और हर जगह जो है पैसा बढ़ता है, और वो सारे पैसे जो खर्च हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने में, कस्टमर तक पहुंचाने में, वो पैसे उसी प्रोडक्ट पे जोड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से एक 10 रुपए मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट 70-80 रुपए का ट्रैवल करके, ट्रैवल कॉस्ट के साथ आप तक 100 रुपए में पहुंचता है। ये तो हो गई बीच के ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोसेस में पैसा खर्च हो रहा है। उसके अलावा भी पैसा खर्च होता है एड में। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग बड़े बड़े स्टार को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर करती है, और वो पैसा जो है आपके जेब से निकाल कर उस सेलिब्रिटी के जेब में डालती है। उस सेलिब्रिटी के माध्यम से आपको उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और वो पैसा भी आप ही जेब से भर रहे होते हैं। तो इसीलिए 10-5 रुपए का प्रोडक्ट 100-125 रुपए में एक कस्टमर खरीद रहा होता है। ये तो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस के भीतर अगर हम पैसा कमाना चाहें तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मैं अभी अगले कुछ मिनट समझाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से, है ना। आप जिस भी शहर में हैं, आपको इन स्लाइड को समझने से कई सारे सवालों के जवाब आप लोगों को दे सकते हैं। कई बार लोग आपसे पूछते हैं कंपनी इतना पैसा कहां से देती है। कई बार लोग पूछते हैं आपसे कि हम इसी से प्रोडक्ट क्यों खरीदें। कई बार लोग आपसे पूछते हैं कि हम तो कहीं अदर जगह से उपभोक्ता है, हम क्यों अपनी दुकान बदले। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे कई सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो चैनल है, ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, C&F हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कस्टमर तक पहुंचाने के भीतर जो जो चीजें काम कर रही है, हम अगर इस पार्ट के माध्यम से किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू करें तो उसके लिए हमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम मैन्युफैक्चरर बनना चाहें तो हमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम C&F एजेंट बनना चाहें तो हमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, हम डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहें तो भी लाखों करोड़ों का, डीलर बनना चाहें तो भी लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हमें लगेगा। इस प्रोसेस में एक लोअर मिडिल क्लास आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। वो फिर क्या करेगा? 1-2 लाख का छोटा सा किराना का दुकान खोल सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, और उसमें मार्जिन बहुत कम होता है। असली खेल ऊपर चल रहा होता है। उस प्रोसेस में अगर हम जाना चाहते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू हम पैसा कमाना चाहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो वहां पर हमारे लिए एक मजबूत पूंजी हमारे पास होनी चाहिए। अब जो इंसान उतना पैसा नहीं रखता, जैसे मैं मसाला बेचता था, साइकिल पे चलता था, मेरे लिए 20-25-50 लाख रुपया लगाकर किसी कंपनी का C&F एजेंट बनना, किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना, किसी कंपनी का डीलर बन जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं इस चैनल में सरवाइव नहीं कर सकता। आज देखिए ना, इस चैनल के थ्रू आज हम हिंदुस्तान के भीतर हजारों लाखों प्रोडक्ट के उपभोक्ता हैं, और वो सारे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, उस चैनल में जो खर्च हो रहा है, एड में जो खर्च हो रहा है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के जेब में जो जा रहा है, वो सारे पैसे कौन भर रहा है? वो हम कस्टमर भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इसी जंजाल से हमें मुक्त करने का काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर भी एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है, और यहां भी एक कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट को यूज करता है। लेकिन बीच में जो ढेर सारे चैनल थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, वो चैनल यहां खत्म कर दिया गया है, और वो चैनल यहां एक दूसरे से माउथ पब्लिसिटी से, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सर्कल में हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, फिर वो आगे अपने सर्कल में प्रमोट करता है, फिर वो आगे अपने सर्कल में प्रमोट करता है, और इस प्रमोशन में हमें लाखों रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। और साथ ही साथ वो जो 65 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए जो इस प्रोसेस में खर्च हो रहा था ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू, वो सारा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में उन एसोसिएट में बांट दिया जाता है जो लोग इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। ये तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो अगर किसी को ये लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस
ये मैं बता रहा हूं कि आप इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे प्रोसेस में अगर आप जाएंगे मार्केटिंग करने तो आपके पास एक बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और अगर वो आप कैपेबल नहीं है तो फिर आपके लिए लाखों करोड़ों कमाने का कोई जरिया नहीं है सिवाय नेटवर्क। तो एक तो ये कारण आप बता सकते हैं लोगों को। नेटवर्क मार्केटिंग हमें मौका देता है कि हम यहां कस्टमर बनकर सिर्फ अपने उपयोग के लिए प्रोडक्ट को लेकर हम यहां पर लाखों और करोड़ों लोगों की टीम बनाकर लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। टीम बनाने का काम हमें मिलता है, हम यहां टीम बना सकते हैं। पूरी दुनिया में लोग टीम बना रहे हैं, वो पैसा खर्च करके टीम बना रहे हैं। टाटा के पास टीम है, रिलायंस के पास टीम है, विप्रो के पास टीम है, गोदरेज के पास टीम है, पीवीआर के पास टीम है, सिनेपोलिस के पास टीम है, बड़े बड़े मॉल्स की चेन के पास टीम है। उन लोगों ने वो टीम पैसे खर्च करके बनाए हैं। सेफ शॉप के भीतर काम करके हमें भी मौका मिलता है टीम बनाने का, लेकिन हमें यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करने होते। यहाँ पे बहुत ही आसान प्रोसेस है, हम टीम बना सकते हैं। क्या है वो प्रोसेस, जरा सा उसको हम समझते हैं। हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या बने, कस्टमर बन गए। हमने कोई भी सामान, आज बहुत सारे प्रोडक्ट सेफ शॉप के वेबसाइट पे अवेलेबल है, 250 से ज्यादा प्रोडक्ट है, आप जानते हैं। उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट जो 200 बीबी का है, हम उसको खरीदते हैं और हम कस्टमर हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटीज नहीं है। हमें सिर्फ जाकर अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना होता है और हम वहां से प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऑथराइज हो जाते हैं। और हम जाकर एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उस प्रोडक्ट को परचेज करने के साथ ही हमें मौका मिलता है इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करने का, और हम उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करने का काम शुरू करते हैं अपने सोशल नेटवर्क में। जो भी हमारे आसपास हमारे जानने वाले लोग हैं, हम उस प्रोडक्ट को यूज किया, हमें अच्छा लगा, हमने लोगों को बताना शुरू किया। ये काम हम ऐसे भी कर ही रहे हैं। और इस तरह से बताने का जब हम काम करते हैं तो दूसरे तीसरे चौथे लोग भी हमारे साथ इस प्रोडक्ट को लेकर हमारी टीम का हिस्सा बनते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी टीम एक बड़े लूप में कन्वर्ट होना शुरू होती है, वैसे वैसे न सिर्फ हम पैसा कमाते हैं, बल्कि हमें मौका मिलता है अचीवमेंट्स लेने के, रिकॉग्निशन पाने के, देश विदेश यात्राएं करने की। सिर्फ एक प्रोडक्ट को परचेज करके हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और यहां पर लगातार हम अपने टीम को डेवलप करते हुए एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास माध्यम है जो डायरेक्ट सेलिंग काम करती है। सेफ शॉप जिस तरह से काम करता है, आज सिर्फ एक प्रोडक्ट को परचेज करके सिर्फ हम कम से कम 9 तरह की आमदनी सेफ शॉप से करते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट को परचेज करके। आज हम अगर देखें तो आज हमारे पास 250 से ज्यादा प्रोडक्ट है। उसमें कुछ नहीं करना है, हम प्रोडक्ट लिए, हमने प्रोडक्ट को जाके आगे इस्तेमाल किया। घड़ी का ऐड आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बस हमने क्या किया, प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किए, और जब भी हमें कोई चीज अच्छा लगा, उस पर हमें हमारा विश्वास बढ़ा, तो हम आगे उसको दमदारी से लोगों को बताना शुरू किए। बस इस काम को करना है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है सेफ शॉप में, जहां पर आप अपने घर के नीचे के किसी जनरल स्टोर, किसी कपड़े की दुकान, किसी बैग की दुकान, किसी बर्तन की दुकान और किसी किराने की दुकान से आप सामान लेते थे। आपने बस इतना किया कि वहां से नहीं लेकर आपने सेफ शॉप से लेना शुरू किया। और जैसे आप वहां भी चीजें जब लेते थे तो लोगों को जरूर बताते थे। यहां भी आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने चंद अपने सर्कल में उस प्रोडक्ट को बताना शुरू किया। और सिर्फ उसको बताने भर से आप इसमें क्या क्या आमदनी कर सकते हैं, देखते जाइए। सबसे पहले जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें एमआरपी पे नहीं मिलती, एसएसपी पे मिलती है। मार्केट में जब वो प्रोडक्ट हम परचेज करते जाते हैं, चाहे हम बिग बाजार से जाएं, चाहे हम किसी आउटलेट से खरीदें उस सामान को, हमें वो प्रोडक्ट एमआरपी पे मिलती है। अगर हमारा बहुत अपना है तो 2-4-5% छोड़ देगा। लेकिन सेफ शॉप के भीतर हम रिश्तेदार हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 से 25% की रिटेल प्रॉफिट हम इमीडिएटली प्रोडक्ट खरीद कर ही कमा लेते हैं। 20 से 25, कई कई प्रोडक्ट में तो 30% भी है। तो हमने पहले जैसे ही 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा, 2-3 हजार तो हमने पहले ही सेव कर लिया। तो हमने जो यूज किया, मार्केट में खरीदते तो 10,000 पड़ता, यहां खरीदा तो वही प्रोडक्ट हमें 7,000 का पड़ता। तो पहला बेनिफिट तो हम ये कर लें। अगर हम ऐसे देखें तो हर साल अगर आप 2-3 हजार भी बचा रहे हैं महीने का, तो साल में कितना बचा लेंगे, 5 साल में कितना बचा लेंगे, हम 50 साल तक प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम कितना बचा लेंगे, आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप सेफ शॉप से प्रोडक्ट खरीद के महीने के 2,000 भी सेव कर रहे हैं, जो कि आप बाहर एमआरपी पे खरीदते, तो साल के आपने 24,000 सेव किए। 5 साल के आपने 120 कितना, 24 पंचे 120,
1,20,000 सेव किए, 10 साल में आपने 12 लाख सेव कर दिए, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में आप सोचिए आपने कितने पैसे सेव किए। सबसे पहला तो फायदा ये। दूसरा फायदा ये है कि हम कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें कहते हैं कि सर हम जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपका ये प्रोडक्ट हमें अच्छा लग रहा है, हम ले लेंगे। तो हम यहां पर ये कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें एसएसपी प्राइस पे मिल रहा है, हम अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो उसको मार्केट कर सकता है एमआरपी पे, तो वहां भी 20 से 25% का इमीडिएटली मार्जिन वो कमा सकता है। तीसरा बेनिफिट क्या है कि ये तो हो गया प्रोडक्ट देने से हमको पैसा मिला। हमारे पड़ोस में अड़ोस में कई लोग हैं जिसको फेस वॉश हमारा पसंद आ सकता है, हमारे टूथपेस्ट पसंद आ सकते हैं, हमारे अगल बगल बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होंगे, उसको हमारा डाइवा केयर पसंद आ सकता है, हमारे आसपास 50-60 से ऊपर के जो भी लोग होंगे उनको हमारा ज्वाइंट पेन वाइप पसंद आ सकता है, हमारे आसपास अगर बच्चे रह रहे हैं तो उनको हमारा ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर पसंद आ सकता है, हमारा स्मार्ट स्टार पसंद आ सकता है। हमारे घर के अगल बगल देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो किराने से मसाला लेते हैं, चावल लेते हैं, घी लेते हैं, सॉस लेते हैं, जीरा मरीच लेते हैं, हो सकता है उनको हमारा प्रोडक्ट पसंद आए, तो हम वहां से इमीडिएटली 20 से 25-30% का मार्जिन उसको प्रोडक्ट देते ही कमा लेंगे। पहला फायदा। दूसरा फायदा, हमने प्रोडक्ट प्रमोट किया और पैसे कमाए, लेकिन अगर हम चाहें सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जुड़ना चाहे, तो जब हम उसको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जोड़ते हैं तो दूसरा फायदा होता है रिक्रूटमेंट का। ₹2.5 बीबी, आपको पता है एक व्यक्ति जब 200 बीबी के प्रोडक्ट लेकर आता है तो हम 500 रुपया उस पर कमाते हैं, जोड़े पे 1000 रुपया, और ये लाइफ टाइम चलता रहता है, जो कि 2 लाख रुपए हफ्ते तक, 4 लाख रुपए हफ्ते तक चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम तीसरे रूप में कमाते हैं पैसा, कि जब कभी हम तीसरे, छठे, 9वें लोगों को इस बिजनेस में डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो वहां हमें ₹22.5 बीबी अलग से मिलता है, वो एक अलग इनकम है। चौथी तरह का इनकम आपको पता होगा, हर पहली 2 ज्वाइनिंग पे ₹1 बीबी एक्स्ट्रा बोनस कंपनी देती है। पांचवी चीजें अगर आप याद करें तो जब जब हम लोगों को इस बिजनेस में रिक्रूट करेंगे और जैसे जैसे हमारी बीबी गेन करेगी, बढ़ेगी, वैसे ही हम अलग अलग रैंक इनकम को भी क्वालिफाई करते चले जाएंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। जब हम रैंक 1 से आगे बढ़ेंगे तो हम कंपनी के ट्रैवल फंड और कंपनी के कार फंड के भी हकदार होते चले जाएंगे। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, टीम थोड़ी और बनाएंगे, तो 2 और तरह की इनकम एसीपी हमारे साथ जुड़ जाती है। इसके बाद अगर 9th पोजीशन पे हम देखें तो जब हम कंपनी के साथ लोगों को रिक्रूट करते हैं तो कंपनी हमें हर 3-4 महीने पे एक प्रमोशनल टारगेट देती है, जहां पर हम पैसे भी कमा सकते हैं, और अगर हम पैसा नहीं लेना चाहे तो वो टूर भी हम ले सकते हैं और देश विदेश घूम कर आ सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक अपनी जरूरत का प्रोडक्ट खरीदने से आप देख पा रहे हैं कि 9-10 तरह से हम इनकम करना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हम कहीं और से प्रोडक्ट खरीद रहे थे, वहां से हमें ₹1 का बेनिफिट नहीं था, सिंगल रुपीज, एक चमन्नी का बेनिफिट नहीं था। हमने वहां 20 साल राशन खाए, 25 साल खाए, 50 साल खाए होंगे, 2 जनरेशन से खा रहे होंगे, 2 जनरेशन से उस दुकान से कपड़े पहन रहे होंगे, 2 जनरेशन से उसके यहां से चावल मसाले खा रहे होंगे, लेकिन हमें आज तक एक 25 पैसे की आमदनी नहीं हुई है। लेकिन सेफ शॉप से जैसे ही हम दुकान चेंज करके सेफ शॉप प्रोडक्ट का यूजर बनना शुरू कर देते हैं, हमें 9-10 तरह से इनकम होनी शुरू हो जाती है। और वो इनकम 1-2 रुपए में नहीं होती है, आगे जाकर जैसे जैसे टीम बड़ी होती है वो इनकम लाखों में और करोड़ों में पहुंचनी शुरू हो जाती है। तो सबसे दूसरा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सेफ शॉप क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेफ शॉप इसलिए करना चाहिए। आज इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों में सोच बदलनी शुरू हो गई है दोस्तों। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले मैं देखता हूं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा निगेटिविटी थी, लेकिन अब जैसे जैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपने इलाके में लोग सफल होते जा रहे हैं, उस इलाके के लोगों की सोच को वो बदलते चले जा रहे हैं। जिस रिश्तेदारी में डायरेक्ट सेलिंग में कोई सफल हो रहा है, उस पूरे रिश्तेदारी की सोच को वो बदलता चला जा रहा है। जिस खानदान में डायरेक्ट सेलिंग में लोग सफल हो रहे हैं, उस पूरे खानदान की सोच डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। जिस शहर से डायमंड निकलने शुरू हो गए हैं, उस पूरे शहर की सोच जो है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पॉजिटिव क्रिएट होता चला जा रहा है। तो अब वक्त के साथ, समय के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बदल गया है। पहले वाली बात अब रही नहीं है। अब लोगों की मानसिकता भी बदल गई है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों की सोच बदल गई है। पहले प्रोडक्ट भी उस रेंज के नहीं होते थे जो आदमी यूज कर सके, अब प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बदल गया है। आज 250 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं।
यानी कि मेरे अपलाइनों का और मेरे डायरेक्टर सर का ये मानना है कि इंसान गुड मॉर्निंग सुबह जब होता है और जब उसके जीवन में गुड नाइट होता है, इस दरमियान वो जितने प्रोडक्ट यूज करता है वो सारे प्रोडक्ट सेफ्सॉफ्ट के विंडो पे मिलने चाहिए। इस लक्ष्य के साथ सेफ्सॉफ्ट काम कर रही है। मोस्टली 70% प्रोडक्ट तो आ ही चुके हैं आज, जो 10-20% अभी कम है, आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही वो सारे प्रोडक्ट भी आज हम लोगों के वेबसाइट पे दिखने शुरू हो जाएंगे। आज लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ा है। आज जब अपने आसपास डायरेक्ट सेलिंग से कामयाब लोगों को लोग देखते जा रहे हैं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से फला आदमी ने गाड़ी खरीदी, डायरेक्ट सेलिंग से फला आदमी ने घर बना लिया, डायरेक्ट सेलिंग से फला आदमी आज लाखों कमाता है, डायरेक्ट सेलिंग से फला आदमी जो है आज देश विदेश घूमता रहता है, डायरेक्ट सेलिंग से फला आदमी को आज बहुत मान सम्मान मिलता है। जैसे जैसे लोग अपने आसपास इन चीजों को देख रहे हैं और जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग में सफल लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब वो बात नहीं रही कि डायरेक्ट सेलिंग लेकर आप किसी के पास जाइए तो कोई आपको घर से कहता नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, या नहीं मुझे तो बिल्कुल समझना ही नहीं है, मेरे को तो प्लान ही मत दिखाओ। अगर आज भी कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वो लोग हैं जो इस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग अभी पहुंच नहीं पाया। अदरवाइज आप देखेंगे तो मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों में एक्सेप्टेंस अब बढ़ा है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि सोशल मीडिया पे मुझे कॉल आ जाते हैं, मुझे मैसेंजर पे फोन आ जाता है, मुझे अलग से मैसेज आ जाते हैं और मेरे ढेर सारे लीडरों को भी आ जाते हैं। जब लोग पूछते हैं कि भैया आप जो कर रहे हैं मुझे भी बताइए, आगे से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं मुझे भी बताइए, मुझे भी करना है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी ये डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना है। अब लोग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के नाम से अनजान नहीं, अब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जान रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को जान रहे हैं। तो ये सब चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपके लिए बिजनेस करना उतना आसान हो जाएगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग को 21st सेंचुरी का बिजनेस बोला जा रहा है, ब्राइट फ्यूचर इंडिया में है ऐसा बताया जा रहा है। आज इंडिया के भीतर बहुत सारा ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए शुरू कर चुका है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान खाली पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लेस देन 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर इनटू द नेटवर्क मार्केटिंग। मात्र 10% से भी नीचे लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो अभी पूरा मार्केट अपने पास खाली है। सोचिए हमने 10% लोगों को भी नहीं जोड़ा है और हम 32,000 करोड़ का कारोबार टर्नओवर करते हैं हर साल। तो आप सोचिए कि जिस दिन 135 करोड़ की आबादी के ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे, उस दिन हम सब लोग जो आज से नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों का रुतबा कितना बड़ा हो चुका होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि ये 21वीं सदी का बढ़ता हुआ व्यापार है। आज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रोथ ले रहा है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग को करने की जरूरत है। आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एक अलग सी पॉजिटिव हाइप है। आज नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के सारे बेहतरीन और विकसित देश जो है वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग बड़े पैमाने पे चल रहा है। ठीक है, इंडिया ही थोड़ा लेट से नेटवर्क मार्केटिंग को समझ पाया है, लेकिन अब इंडिया में भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझने लगे हैं और बहुत तेजी से लोग ग्रोथ ले रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी बड़ी सफलता के कुछ खास रीजन है जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इतना सफल हुआ है लोगों के बीच। सबसे पहला क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग आप पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए उसको अपनी तत्काल वाली नौकरी या तत्काल वाला कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो नौकरी या कारोबार करते हुए डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग के भीतर जो टाइम देंगे वो भी टाइम वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए भी नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा लोगों में पसंदीदा कैरियर अपॉर्चुनिटी बनता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग आसपास में अब पैसे कमाते हुए नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों को दिखने शुरू हो गए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के इतने सक्सेस होने का एक कारण यह भी है कि ये स्टूडेंट को, हाउसवाइफ को, रिटायर पर्सन को, सीनियर सिटीजन को, जॉब वाले को, बिजनेस वाले को, हर तरह के लोगों को समान मौका देता है जीवन में आगे बढ़ने का। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो जब इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा होता है, या इन्वेस्टमेंट तो होता ही नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो पैसा हम देते हैं उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। तो लोगों को रिस्क नहीं महसूस होता है। लोगों को लगता है यार हमने एक भगवत गीता लेकर, हमने एक डिनर सेट लेकर, हमने एक सूट लेंथ लेकर इस बिजनेस को शुरू कर दिया है, अगर हमारा ये बिजनेस नहीं भी चलेगा तो हमारा कितना लॉस है। तो इसीलिए लोग जो है तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग में जुटते जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यहां कोई एक्स्ट्रा लीगल लायबिलिटीज आपको नहीं उठानी पड़ती, वो सारा मैनेजमेंट और सारा कंपनी उठा रही होती है। इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यहां पर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तक खड़ा करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम दुकान खोल लेते हैं, रैक काउंटर बना लेते हैं, 6 महीने दुकान चलाते हैं, दुकान बंद हो गया, दुकान नहीं चला, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा वो बर्बाद हो गया। हम कोई फैक्ट्री डाले,
फैक्ट्री के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर लिए, साल भर बाद वो फैक्ट्री चल नहीं पाया, तो उसमें जो पैसा खर्च हुआ, माल को बेचकर तो पैसा ले लेंगे, लेकिन वो जो रैक बनाए, काउंटर बनाए, या रंग पुचारा पेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में, दीवार खड़े करने में जो पैसे खर्च हुए, वो तो कंप्लीट वेस्ट हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता उसका। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू नहीं करना, आपके पास एक लैपटॉप हो, उस लैपटॉप में इंटरनेट हो, दुनिया के किसी कोने में बैठकर आप डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर सकते हैं, कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर आपको कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अभी तत्काल नहीं मांगा जा रहा है। ये तय है कि आने वाले कल में बिना डिग्री, बिना इंटरव्यू नेटवर्क मार्केटिंग में एडमिशन नहीं होने जा रहा, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन नहीं होने जा रहे, ये 100% तय है। लेकिन आज हम सब लोग बहुत लकी हैं कि अभी 2023 में अभी फिलहाल ऐसी कोई सिस्टम नहीं आई है कि बिना एग्जाम के या बिना फला सर्टिफिकेट के आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी क्या है कि कोई भी आदमी जिसके सपने जिंदा है और जीवन बदलना चाहता है, कोई और रास्ते उसको मिल नहीं रहे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर और कोई भी 200 बीबी का एक प्रोडक्ट लेकर ज्वाइन हो जाता है। तो इतना, चूंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करना इतना आसान है और इसको करना भी इतना आसान है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा लीगल लायबिलिटीज नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं देना, इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के भीतर एक पॉपुलर बिजनेस बन के उभरा है इस 21st सेंचुरी के भीतर। आज मेरे अपलाइनों का और पूरे आप देखेंगे तो इंटरनेट पे भी ये सारी बातें लगातार सुनने को मिल जाती है। कहा जाता है कि दुनिया घूमनी है और पैसा भी कमाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहां से इंसान पैसे कमा सके और दुनिया घूम सके। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी, लेकिन समय कमाने के इस दुनिया में बहुत ही चंद ऑप्शन है, बहुत ही कम ऑप्शन है जहां से इंसान समय कमा सकता है, और उस बहुत चंद ऑप्शन में नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन है जहां से इंसान समय बचा सकता है, समय कमा सकता है। ठीक है, तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। क्यों कि मैं आपको कुछ जवाब दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्यों हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को करने के। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, आपका आने वाला कल, आपका फ्यूचर, बहुत सारे अलग अलग कारण, बहुत सारे अलग अलग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए हो सकते हैं। कोई भी अगर मजबूत क्यों आपके पास है तो आप बहुत आगे जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि एक होती है चाहत, दूसरी होती है जरूरत, और तीसरी होती है मजबूरी। नेटवर्क मार्केटिंग चाहत है, लोगों को देखा, कामयाब लोगों को देखा और हमारे अंदर भी चाहत पैदा हुई कि यार मुझे भी करना है, तो शायद आप करेंगे। हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए तो आप छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना, सेफ शॉप करना, डायमंड बनना मजबूरी है, तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कई सारे उदाहरण देखे हैं, आप गौर से सोचिए। मैं इस इंडस्ट्री में 2014 में ज्वाइन करता हूं। शुरू के 3-4 महीने में दबाकर मैंने मेहनत करी, खूब सारा प्लान किया, और मैंने अपने सारे दोस्त यार रिश्तेदार को इस बिजनेस के प्लान दिखा दिया। कोई जुड़ा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ना चाहता तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रहा था कि यार मैं छोड़ दूंगा तो ये सारे लोग मेरा फिर मजाक उड़ाएंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। मेरे लिए मजबूरी थी डायमंड बनना, कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। आज मैं डायमंड हूं। मैं देखता हूं अजय पंडित सर को। अजय पंडित सर शादी कर चुके थे, 4 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग ही किया था, कोई इनकम नहीं लिया था, मात्र 17,000 की इनकम थी टोटल 4 साल में, और शादी हो गई उनकी। डिप्रेशन में चले गए थे वो, कुछ आता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, यही किया था पिछले 4 साल। जब शादी हो गई, कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने आप को दोबारा एंट्री कराई, और अब नेटवर्क मार्केटिंग करना उनकी मजबूरी थी। अब चाहत नहीं थी, अब मजबूरी थी, और उन्होंने इतिहास खड़ा किया। सबको पता है जसवीर सर की कहानी कि जब वो प्लान देने निकले तो उनको स्टाम्प पे लिख कर दे दिया, और वो स्टाम्प को रखे, और उन्होंने उस स्टाम्प वाले को ये वादा किया कि भाई साहब इस स्टाम्प को झूठा करके दिखाऊंगा अगर मैं जसवीर हूं तो। अब उनके लिए मजबूरी थी सेफ शॉप में डायमंड बनना। ऐसा ही एक घटना समस्तीपुर में हमारे अपलाइन सुबकांत सर के साथ हुआ। उनके एक मित्र ने, जो उनके साथ एमआर थे, उन्होंने डायरी पे लिख के दे दिया कि सुबकांत इस इंडस्ट्री से 25,000 रुपया तुम नहीं कमा सकते, 2 लाख की तो बात छोड़ दो। और डायरी पे लिख दिया कि अगर 25,000 से ज्यादा तुमने कमा लिया तो मैं, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। अब सुबकांत सर की मजबूरी हो गई कि अगर इस चीज को झूठा करना है तो जम के काम करना होगा। और सुबकांत सर वहां से ये बोलकर निकले कि सुबकांत जब तक 26,000 रुपया नहीं कमा लेगा तब तक सेफ शॉप छोड़ेगा नहीं। अब उनकी मजबूरी बन गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिन्होंने इस इंडस्ट्री को चाहत के साथ नहीं किया, मजबूरी कही थी उनकी डायमंड बनना, और आज उन्होंने इतिहास रचा है।
तो जिसके लिए डायमंड बनना, कामयाब होना, सफल होना मजबूरी है ना, ऑप्शन ही नहीं है भाई, मेरे पास यही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वो जरूर कामयाब हो जाते हैं। तो अलग अलग क्यों होंगे, अलग अलग कारण होंगे। अब क्यों के बाद नंबर आता है हाउ, कैसे। तो मैंने बोला ना, कैसे के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आपके शहर में फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, वहां पे हर सप्ताह आपको कैसे बताया जाता है। अगर आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पे आपको ट्रेनिंग उपलब्ध है और आपके शहर में वेन्यू चलते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिंदगी में अगर बहुत बड़ा काम करना है सेफ शॉप के भीतर, तो आपको उस ट्रेनिंग से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, बिना जोड़े नहीं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी बातें मैं करता हूं आपको। कहा गया है कि सक्सेस इज 10% इंस्पिरेशन और 90% परस्पिरेशन। क्या मतलब हुआ इसका, जो मैंने अभी बोला ना, चाहत, जरूरत और मजबूरी। तो आप किसी से इंस्पायर हैं और सेफ शॉप कर रहे हैं, तो ये सिर्फ 10% रोल अदा करेगा। 90% क्या है रोल, पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आप पसीना नहीं बहा रहे हैं, सिर्फ किसी को देखकर इंस्पायर हो गए हैं, उसकी लाइफस्टाइल को देखकर मोटिवेट हो गए हैं और पसीना बहाने को तैयार नहीं है, तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा। क्योंकि सक्सेस जो है ना, सफलता जो है, 10% ही इंस्पिरेशन का रोल है उसमें, 90% परस्पिरेशन है, पसीना बहाना पड़ेगा, है ना। कहा जाता है कि ये दुनिया गिव एंड टेक से चलती है। आप अगर एक सांस भी ले रहे हैं, अभी आप सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, आप सोचिए कि अगर हमें एक सांस भी लेना है तो पहले एक सांस छोड़ना पड़ेगा। तो दुनिया गिव एंड टेक से चलती है, इस दुनिया में सब कुछ गिव एंड टेक है। तो अगर हम सक्सेस भी होना चाहते हैं, तो सक्सेस भी कुछ कीमत मांगेगी हमसे। अगर हम बहुत बड़ी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो सक्सेस हमें मिल जाएगी। ये तो बस सीधी सी बात है कि दुनिया में कोई भी काम हम करेंगे, अगर हम उसकी कीमत चुकाने को तैयार है, तो वो काम हम कर लेंगे। हम बाहर गए, हमको एक मोटरसाइकिल लेनी है और मोटरसाइकिल की कीमत है 70,000। हम 500 रुपए में उस मोटरसाइकिल को लेना चाहे तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर हमारे जेब में 70,000 रुपया है, तो उस मोटरसाइकिल को लेने से हमको कोई रोक भी नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या हम सच में सक्सेस होना चाहते हैं। कई सारे लोग किसी को देखकर सक्सेस होने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, किसी को सुनकर सक्सेस होने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। किसी को देखकर, किसी को सुनकर जब अगर सक्सेस होने के लिए आपने मोटिवेशन लिया है और आपका खुद का अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं है, तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये तो बस 10% रोल है इंस्पिरेशन का। आप इंस्पायर हुए, आप एक सप्ताह इंस्पिरेशन रहेगी, वो मोटिवेशन रहेगा। वो आप कितना परसेंट चाहते हैं अपनी सक्सेस को, ये आपको देखना होगा। और अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इस इंडस्ट्री में आते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आते हैं और उन कीमत चुकाने को तैयार नहीं, लेकिन पाना सब कुछ चाहते हैं। उनको लगता है कि ये कोई जादू की छड़ी है। तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे दुनिया में बाकी काम मेहनत से होता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी मेहनत से ही होता है। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर जो सक्सेस आपने अपने अपलाइनों की देखी है, अगर वो सक्सेस आपको इंस्पायर कर रही है, अगर वो सक्सेस आपको मोटिवेट कर रही है और वो सक्सेस आपको भी पाने की जिद है, तो आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि इसके लिए जो कीमत बताई जाएगी, उस कीमत को चुकाने के लिए हम तैयार हैं। तभी मैं आगे, मैंने अभी स्लाइड बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि सवाल सिर्फ इतना ही है और सवाल सिर्फ उन्हीं से पूछा जा रहा है। 91 लोग अभी मुझे सुन रहे हैं। ये 91 लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डायमंड बनने की भूख तो है, तभी वो इस पैनल पे बैठे हुए हैं, वरना नहीं होते। तो आपके डायमंड बनने की नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा मैं सवाल उठा रहा हूं आपके कमिटमेंट पे। क्योंकि नीयत तो इंसान किसी सक्सेसफुल को देख लेता है तो बनी जाती है कि यार मैं भी हो जाऊं। बात कमिटमेंट की है। क्या आप सच में कीमत चुकाने के लिए तैयार है? क्या सच में किसी भी कीमत पे, कहते हैं ना, किसी भी कीमत पे वो सक्सेस चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। क्या आपकी सोच ऐसी है? अगर है तो आप बहुत बड़ी कामयाबी लेंगे, और नहीं है तो यकीन मानिए थोड़ी सी परेशानी आएगी, आप छोड़कर भाग जाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं आप? क्या वो हर कीमत पे उस सक्सेस को पाना ही पाना है आपको? क्या वो चाहिए ही चाहिए आपको? आपको इसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको हर हाल में चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं जिनको वो चाहिए ही चाहिए, कोई मत उसके लिए जो कीमत बोलो सब चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन चाहिए तो चाहिए, वो वाली बात। ऐसे कितने लोग? देखूं जरा आगे पीछे करके, मैं देख लूं जरा। वेरी गुड।
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट, बहुत सारे नहीं, ये कहना गलत होगा, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बंद करके बैठे हैं मीटिंग में, और मैं समझ ही नहीं पाया आज तक कि क्यों बैठे हैं मीटिंग में वीडियो बंद करके। इस मीटिंग का मतलब ही क्या रहता है जब आप वीडियो बंद करके हैं तो अच्छा लगा देखकर कि जितने लोग वीडियो में हैं उन्होंने अपनी जो है सहमति मुझे दिखाई है कि हमें चाहिए ही तो चाहिए, कोई भी कीमत ले लो लेकिन डायमंड बनना है, यही कहना चाह रहे हैं ना, कोई कीमत मांग लो। मेरे एक अपलाइन थे, मेरे अपलाइन नहीं, मेरे सिस्टम में एक हमारे अपलाइन है जसवीर सर। जसवीर सर ने माधव सर को बोला था कि सर, जब डायमंड वो नहीं थे उन्होंने बोला था कि माधव सर डायमंड बनना है तो बनना है ना, मुझे बोलो धूप में खड़ा रहने, मैं दिन भर धूप में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं, मुझे बोलो नीम की पत्ती चबाने में नीम की पत्ती चबाने के लिए तैयार हूं, मुझे आप बोलो एक टांग पे नाचने में एक टांग पे नाचने के लिए तैयार हूं, लेकिन डायमंड चाहिए तो चाहिए, बताओ करना। अब बताओ, जिस आदमी का कमिटमेंट इस लेवल का है कि नीम की पत्ती बोलो तो चबा ले, जो बोलो कर ले, लेकिन मेरे को चाहिए तो चाहिए, बताओ करना क्या है, फिर उसको कौन रोक सकता था डायमंड बनने से। आज वो शख्स जो कीमत चुकाने के लिए तैयार थे, आज वो इस बिजनेस के भीतर यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर है। एक बार जोरदार तालियां जसवीर सर के लिए होनी चाहिए अपने अपने जगह पर बैठे बैठे, कि उन्होंने आज बहुत सारे युवाओं को एक मकसद दिया है। आज वो बहुत सारे युवाओं के रोल मॉडल हैं। उन्होंने ये साबित किया कि अगर बंदा कमिटेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी डिग्री क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से बैकग्राउंड से आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले क्या करता था, उसका कमिटमेंट पक्का है, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तो जो चीज उसके लेवल से बाहर की भी है ना, वो उसको भी हासिल कर लेगा। ये पक्की बात है, ये जसवीर सर ने करके दिया है। तो चलिए, अगर सब लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो मैं थोड़ा सा आपको कीमत भी बता देता हूं कि क्या है वो कीमत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें इस बिजनेस को बड़ा खड़ा करना है, बहुत बड़ा करना चाहते हैं हम, आप लोग चाहते ही होंगे, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर मैं सलाह दूंगा कि आप अपने शहर के वेन्यू से जुड़िए। जिस भी शहर में आप काम कर रहे हैं, आप अपने शहर के वेन्यू से जुड़िए। और अगर कोई लोग ऐसे बैठे हो इस मीटिंग हॉल में जो ये बोल रहे हो कि सर मेरे शहर में तो वेन्यू है ही नहीं, हम कहां से जुड़े, तो थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ी सी टीम बनाइए, आपके अपलाइन बहुत जल्द आपके शहर में भी वेन्यू ओपन कर देंगे सिस्टम का। लेकिन जहां वेन्यू है उनको मैं कहूंगा कि फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार कीमत है। आपको उस वेन्यू के फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे सेमिनार से जुड़ना पड़ेगा। आप में से जो लोग नए हो उनको मैं बता दूं, सेफ शॉप के भीतर शुक्रवार के भीतर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है जो लगभग 2 घंटे का होता है। शाम में 6 बजे से स्टार्ट होता है किसी भी शहर के वेन्यू पे, और शाम में 8 साढ़े 8 तक खत्म हो जाता है। ये एक साथ शाम के 6 बजे पूरे हिंदुस्तान के 1200-1500 सिटी में एक साथ शुरू होता है। दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि आपके शहर या उसके आसपास अगर इस तरह की कोई ट्रेनिंग होती है शुक्रवार को, यकीन मानिए आप उस ट्रेनिंग से खुद को जोड़िए, क्योंकि हमारे बिजनेस में कहा जाता है ट्रेनिंग नहीं तो चेक नहीं। तो इसलिए ट्रेनिंग से जुड़िए। आप कितने बिजी हैं इस बात से सेफ शॉप को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सीधी बात जानता हूं, आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपको दवा लिखी, आप दवा किस वजह से नहीं खा रहे हैं, इसको जानकर आपका तबीयत ठीक नहीं होगा। आपको तबीयत ठीक करना है तो दवा खानी पड़ेगी। तो फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस के भीतर बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो अपने शहर के फ्राइडे ट्रेनिंग से जरूर जुड़िए। और सिर्फ खुद नहीं जुड़िए, बल्कि आपने जिनको ज्वाइन कराया है उन सबको भी उस ट्रेनिंग से जोड़िए। दूसरा, उसी वेन्यू पे, उसी हॉल पे एक संडे का सेमिनार होता है। उस संडे के सेमिनार में बहुत कम समय में आप अगर बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो आप उस संडे के सेमिनार में नए नए गेस्टों को आमंत्रित करके उस संडे के सेमिनार में प्रोग्राम दिखाइए और वहां से एक बड़ी टीम बनाने की शुरुआत करिए। आपके अपलाइन आपके शहर में जरूर सप्ताह में एक बार कोई ग्रुप मीटिंग रखते होंगे, उस ग्रुप मीटिंग का आप हिस्सा बनिए। आपके शहर में अगर कोर ट्रेनिंग होती है, कभी भी आपके अपलाइन खबर करे, आपको मैसेज करे, व्हाट्सएप करे, कुछ भी करे कि भाई फला तारीख को 4 दिन का एक कोर ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रहा है, मैं कहता हूं कि अगर आपने पहले कभी लिया भी है तो भी जरूर उस कोर ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस कोर ट्रेनिंग का हिस्सा बनाइए। आपके शहर में बीबीएस होते हैं, उसका हिस्सा बनिए। अगर आसपास शहर में भी होते हैं, आपके यहाँ नहीं होते हैं अभी और 150 किलोमीटर के आसपास हो रहे हैं, तो भाई साहब एक दिन का समय निकालिए और उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करिए। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार होते हैं, उसको अटेंड करिए। लेवल मीटिंग होते हैं, उसको अटेंड करिए। काउंसलिंग होते हैं, अगर आपको बुलाया जाए तो वहां जरूर पहुंचिए। मत बोलिए कि सर आज संडे नहीं है, मैं तो ऑफिस में हूं, मैं तो जॉब पे हूं, मैं तो यहाँ हूं, मैं तो वहां हूं। दुनिया के भीतर अगर आप सिर्फ संडे के चक्कर में रहेंगे तो महीने में संडे सिर्फ 4 बार आता है, साल में सिर्फ 52 बार आता है, कैसे काम होगा फिर बड़ा। तो इसलिए इन चीजों को समझिए। अगर आपके अपलाइन आपको बताएं कि ऐसा कोई डायमंड शिप होने वाला है तो जरूर उसका हिस्सा बनिए। और अगर आपके अपलाइन के थ्रू आपको कोई मैसेज मिले
कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा वर्कशॉप जो दिशा वर्कशॉप बोलते हैं जिसको हम लोग, अगर आपको पता चल जाए कहीं से कि ऐसा कोई दिशा वर्कशॉप आने वाले महीनों में होने वाला है, तो फिर मैं कहूंगा भाई साहब अपने काम को छोड़कर भी 4 दिन का उस वर्कशॉप को अटेंड करिएगा, क्योंकि वहां से आपका डायमंड बनने वाला माइंडसेट तैयार होता है। ये टोटल 10 एक्टिविटी है, 1 2 3 4 करके आप जब इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 है। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप सच में बड़ा काम करना चाहते हैं तो इस 10 में से किसी में ना मत भूला करिए। हाँ, कभी कदाल अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आप इसमें से किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो फिर वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे कारण बताकर उस प्रोग्राम में नहीं आना, इसका मतलब है आप अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं है, बहुत ज्यादा उसको पाने के लिए आपके अंदर वो ख्वाहिशें नहीं है, वो डिजायर तो है लेकिन बर्निंग डिजायर नहीं। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। अभी जैसे कि आपको पता होगा इस 10 में से एक वर्कशॉप जो सबसे बड़ा और सबसे लास्ट में जिसकी चर्चा मैंने की, दिशा वर्कशॉप, आपको मालूम होगा कि जुलाई में 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक ऐसा ही एक दिशा वर्कशॉप होने जा रहा है, जो कि जिस भी इंसान को डायमंड बनना है या फिर सक्सेस होना है, डायमंड छोड़ देते हैं, सक्सेस होना है, तो उसके लिए दिशा वर्कशॉप बहुत बढ़िया है। और साथ में आज कई बार हम अपने मीटिंग में, कई बार हम अपने काम में इतने उलझ से जाते हैं कि हमें घूमने फिरने का टाइम ही नहीं मिलता। और पूरी दुनिया ये मानती है, दुनिया के सारे फिलोसफर ये मानते हैं कि इंसान जितना पढ़कर नहीं सीखता उतना घूम कर सीखता है। ठीक है, और ऐसा एक मौका है 4 दिन का अजमेर शहर को घूमने का, अजमेर में एंजॉय करने का। 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के होटल में रहकर अजमेर में आप एंजॉय कर सकते हैं, 4 दिन खाने पीने मस्ती करने का। साथ ही साथ मौका मिलेगा आपको कुछ ऐसी बातों को जानने का, सीखने का, जो आपके जीवन में सक्सेस के लिए आपका एक धक्का बनाने का काम करेगा, एक पुश देने का काम करेगा। और ऐसा एक 4 दिन का वर्कशॉप होने जा रहा है अजमेर में 2 जुलाई से 5 जुलाई। दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि आप सब जहां भी हैं, जिस भी शहर से हैं, अपने अपलाइन को फोन करिए और फोन करके बोलिए भैया मेरा टिकट कंफर्म करो, जरूर जाइएगा। अगर मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि इस वर्कशॉप को भूल से भी छोड़ने का काम मत करिएगा, क्योंकि ये जल्दी होती नहीं है और इस तरह का वर्कशॉप मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको जरूर अटेंड करिए, कीमत तो चुकानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि क्या होता है ना, इस इंडस्ट्री के भीतर कहा जाता है कि आने का और जाने का दोनों का दरवाजा खुला हुआ है। लोग बहुत तेजी से आ भी जाते हैं, दूसरे को देख के इंस्पायर होके, और थोड़ी मेहनत करते हैं, 2-4 लोगों की ना सुनते हैं और वापस उसी तरह भाग भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं है इस बिजनेस में टिकने के लिए क्या करने की जरूरत है। और ये जो मैंने आपको पीछे 10 एक्टिविटी बताई है, ये काम करता है लोगों को रोक के रखने का, लोगों को टिका के रखने का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बिजनेस में खाली जुड़े नहीं, एक तरफ से जुड़ रही है दूसरी तरफ से छोड़ रही है, क्या फायदा हुआ? आप चाहते हैं कि वो यहां टिके, काम करे और डायमंड बने, तो मेरे भाई ये 10 एक्टिविटी से अपनी टीम को जोड़िए। चाहे उसके लिए आपको जितना एफर्ट लगाना पड़े लगाइए, लेकिन इस 10 एक्टिविटी से लोगों को जोड़िए, वरना नहीं तो क्या होगा, लोग आएंगे दूसरे दरवाजे से चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और बड़ा काम करने के लिए लोगों का टिकना, लोगों का रुकना बहुत जरूरी है। तो खुद भी इस प्रोग्राम से जुड़िए और लोगों को भी इस प्रोग्राम से जुड़िए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को फोन कर देते हैं, हाँ जी आज फ्राइडे ट्रेनिंग है चले जाना, आज संडे सेमिनार है चले जाना, आज दिशा है, दिशा वर्कशॉप में आप टिकट बना लो चले जाना। और हम क्या कर रहे हैं, नहीं हम तो नहीं जा पाएंगे ना, हमारा तो इस बार टारगेट आ गया, हम नहीं जा पाएंगे, हमारे ना फला घर में शादी है। मेरे भाई ये बिजनेस मंकी सी मंकी डू वाला है, जो आप करेंगे वही टीम करेगी। आप उसको कितना भी समझा दें, बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात कही जाती है कि टीम वो नहीं करती जो आप उसको सिखाते हैं, टीम वो करती है जो आपको करते हुए देखती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इन 10 एक्टिविटी में टीम आपकी जुड़े, तो उससे पहले आपको जुड़ने की आवश्यकता है, तभी आपको देख के टीम भी इस 10 एक्टिविटी में जुड़ेगी। दूसरी चीज मैं समझाऊं आपको, तो मैं कहूंगा कि जब तक आप इस इंडस्ट्री में डायमंड बनने आए, तो डायमंड से पहले बहुत सारी बातें लोग आपको कहेंगे जो आपको हो सकता है उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं। लोगों को बस मौका मिलना चाहिए बोलने का, वो बोलते हैं। आपको पता है लोगों ने तो राइट ब्रदर्स को भी बोला जब वो बोल रहे थे कि मैं हवाई जहाज बनाऊंगा। लोगों ने एडिसन को भी बोला जब वो कह रहे थे मैं बल्ब बनाऊंगा। लोगों ने ग्राहम बेल को भी बोला जब उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जिससे आप अमेरिका में बैठ के हिंदुस्तान में बात कर लेंगे। लोगों ने तो हर सफल आदमी को, लोगों ने तो महात्मा गांधी को भी बोला जब उन्होंने कहा हम देश को आजाद कराएंगे। लोगों ने भगत सिंह को बोला, लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को बोला। आज हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी को हम चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे करते हैं।
लेकिन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले जब वो लोगों को इस मुहिम से जोड़ रहे थे तो लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। हर क्रांति की शुरुआत ना से होती है, हर बड़ी मिशन की शुरुआत ना से होती है, हर बड़ा लक्ष्य जो है ना के साथ ही पाया जाता है। तो अब आप मुझे बताइए, जब सब कुछ ना से शुरू होता है तो शेप्स ऑफ हाँ से कैसे शुरू होगा? शेप्स ऑफ की भी शुरुआत ना से होती है। लोग आपको कहेंगे अरे कहाँ फंस गए, ये सब तो होता नहीं है, ऐसा कुछ भी चलता नहीं है, हमने बहुत दिन दुनिया देखी है, हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, तुम्हारा जितना उम्र हुआ उतना मेरा अनुभव है। ऐसे बहुत सारी बातें आपको सुनने का मौका मिलेगा। मैं कहता हूं आर्ट ऑफ इग्नोरेंस सीखिए, कलाकारी सीखिए कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, अगर अपने मतलब का नहीं है। कई बार लोग सुन लेते हैं और उसके बाद उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि फला आदमी ने बोला तू तो डायमंड नहीं बन सकता, लगता है अब मैं नहीं बन पाऊंगा। अरे फला आदमी ने कैसे तय कर लिया कि आप नहीं बन सकते? आपने तय किया है कि मैं बनूंगा, तो फला आदमी की क्या औकात है कि आपको वो मिशन से भटका दे? आपको मिशन से कोई दूसरा नहीं भटकाता है मेरे भाई, आप मिशन से आपको आपका मन, आपका एटीट्यूड भटकाता है। आपको मिशन से कोई नहीं भटकाता। मुझे कोई कहां भटका पाया? मुझे भी तो लोगों ने ना बोला, मुझे भी तो लोगों ने मना किया, लेकिन मैं मिशन में पक्का था। मुझे लगा बोलने दो यार, इसका काम है बोलना, जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा तब तक ये बोलता रहेगा, जिस दिन मैं प्रूफ कर दूंगा उस दिन से बोलना बंद हो जाएगा, सीधी बात। तो जब तक मैं डायमंड नहीं बना लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, बहुत चले करोड़पति बनने, ये बनाएंगे करोड़पति, ये बनेंगे डायमंड, ये खरीदेंगे कार, ये जाएंगे विदेश, बहुत सारी बातें बनाई लोगों ने, कोई फर्क नहीं। मैं पक्का था, मेरी सोच पक्की थी, मेरा कमिटमेंट पक्का था, मेरा डेडिकेशन पक्का था। फिर लोगों की क्या औकात जो मुझे अपने लक्ष्य से भटकाते? लक्ष्य से लोग आपको नहीं भटकाते हैं, लक्ष्य से तो आप खुद ही भटक जाते हैं, चार लोगों की कहने पर। मैं नहीं भटका, तो इसलिए मैं कहूंगा आपको कि ये कला सीखिए, आर्ट ऑफ इग्नोरेंस। हार मत मानिएगा, घबराइएगा नहीं, चिंता मत कीजिएगा। लोग बोलेंगे और लोगों की बातें तो यूं बदलती है सर। जो आदमी कह रहा था हो नहीं सकता, आज मैं डायमंड बन गया हूं, तो बोलते हैं भाई मुझे तो पहले से पता था तू ही खानदान का नाम रोशन करेगा। अब क्या बोलोगे उसको? अब वही बातें बदल गई उनकी, तो फर्क नहीं पड़ता, चिंता नहीं कीजिए आप। ये चार चीजें अपने साथ कंटिन्यू करिए। पेशेंस, धैर्य रखिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, नजरिया बहुत मायने रखता है। काबिलियत से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इंसान का नजरिया। वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा कम काबिल है, चल जाएगा, नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। कई बार मैंने देखा इस इंडस्ट्री में बहुत सारे काबिल लोग आए, बहुत सारे बेहतरीन लोग आए, लेकिन उनका नजरिया पॉजिटिव नहीं था, वो बिजनेस से क्विट हो गए, बड़ा काम नहीं कर पाए। लेकिन जो कम पढ़े लिखे भी लोग थे, नजरिया पॉजिटिव था। अब सोचिए कि ये नजरिए की बात है कि जब इस इंडस्ट्री में अविनाश सर बिजनेस में ज्वाइन किए तो रेलवे में स्टेशन मास्टर थे और लाख रुपए के आसपास की सैलरी थी उनकी। लाख रुपए की सैलरी जिसको हर महीने आती हो, उसको सेफ शॉप में 1000 रुपए आए और वो 1000 रुपए का चेक उसको मोटिवेट इतना कर दे कि वो नौकरी छोड़ दे। ये नजरिए की बात है कि लाख रुपए की सैलरी के आगे 1000 रुपए का चेक हमें मोटिवेट कर रहा है। और यही एटीट्यूड की वजह से आज उनको महीने के 10 लाख, महीने के 12 लाख आ रहे हैं। ये एटीट्यूड वाली बात। 300 लोगों की टीम बनी थी विकास यादव जी के साथ और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी इस सोचकर कि भाई ये 300 लोगों से मैं 3 लाख की टीम बना लूंगा। ये नजरिए की बात। वरना लोग सोचते हैं ना ना भैया, नौकरी करते हैं साथ में इधर चल रहा है, दोनों बना के रखेंगे, कभी कोई टूट गया तो क्या होगा। लोग सेफ ऑप्शन खेल रहे हो, नजरिए की बात होती है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप छोड़ दीजिए, बट मैं कह रहा हूं कि अपना नजरिया पॉजिटिव रखिए। चीजें अगर आज आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है, आप बने रहेंगे तो कल आपके मन मुताबिक चलेगी। अपना नजरिया जो है वो खराब मत कीजिएगा। तीसरा है टीचेबिलिटी, सीखने सिखाने की योग्यता। तो जैसा मैंने पीछे बताया, आपको सीखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि कल आपको सिखाने वाला बनना, तो आज आपको सीखने वाला बनना पड़ेगा। आज मैं आपके साथ जूम पैनल पे जुड़ा हुआ हूं और आपको इस बिजनेस की बारीकियां सिखा रहा हूं, तो मैं कोई मां के गर्भ से इस बारीकियों को सीख कर तो नहीं आया था। इस इंडस्ट्री में 2014 में जब आया तो 2014 से मुझे नहीं पता, पहले पता था कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं, ये इंडस्ट्री में पेशेंस क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, नहीं पता था। इस इंडस्ट्री में आए, फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड की, संडे सेमिनार अटेंड किया, बीबीएस अटेंड किया, दिशा अटेंड किया, कोर ट्रेनिंग में बैठा, लीडर्स मीटिंग में बैठा। तो बैठते बैठते पिछले 8 सालों में पता चला कि पेशेंस का क्या रोल है, एटीट्यूड का क्या रोल है और टीचेबिलिटी का क्या रोल है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि सीखने से पीछे मत हटिए। क्या है दोस्तों, एक बात समझिए
कि अगर जैसे आपके शहर में सलून होगा, है, बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, सलून जो होता है, आप जब सलून में जाते होंगे बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया बाल काटने का चार्ज लेता हो या दाढ़ी बनाने का चार्ज लेता हो। अब आप खुद सोचिए कि जिस काम को आप 50 रुपया मात्र चार्ज है, 60 रुपया चार्ज है, उस काम को भी उसने पहले 6 महीने साल भर कहीं रह के सीखा है, तब आप उसको 50 रुपया दे रहे हैं। अगर उस काम को वो सीखा नहीं होता तो आप उसको 50 रुपया भी नहीं देते। अरे छोड़िए, इससे भी छोटी बात मैं करता हूं। आपने पंक्चर, गाड़ी का पंक्चर बनाया हो, आप वहां जाते हैं, वो देखते हैं पंक्चर बनाते हैं, और सैकड़ों हजारों बार आपने गाड़ी का पंक्चर बनाया है और देखा है, फिर भी अगर आज आपका पंक्चर हो जाए तो क्या आप खुद बना लेंगे? नहीं, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। बिना सीखे बड़ा काम नहीं कर सकते। कहते हैं कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। आप एक खाली बोरी को उठाइए, खड़ा करिए, हाथ से छोड़िएगा, वो फिर गिर जाएगा, फिर उसको हाथ से उठा के खड़ा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, फिर गिर जाएगा। लेकिन अगर उस खाली बोरी में कुछ भर दीजिए, भले कूड़ा कचरा ही भर दीजिए, लेकिन वो खड़ा हो जाएगा। तो खाली बोरी जो है ना, ऐसे खड़ी नहीं होती। उसी तरह अगर हमारे पास है कुछ नहीं, नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, जानकारी नहीं है, बस अपने आप में होशियार बने हुए हैं, तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। हमें प्रॉपर इसका नॉलेज लेना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है, इस बात को समझिएगा। बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझ लेते हैं। वो यूट्यूब पे जाते हैं तो वीडियो देख लेते हैं, उनको लगता है हो गया नॉलेज मुझे। वो 1-2 ट्रेनिंग में चले जाते हैं, उनको लगता है हो गया नॉलेज मुझे। भाई साहब, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोट्स पढ़ लेने से, यूट्यूब पे जाके 2-4 मोटिवेशनल वीडियो देख लेने से आपको सेफ शॉप का और नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं हुआ, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है। कोई अगर पढ़ना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग बनना चाहता है, तो व्हाट्सएप पे 4 कोर्स पढ़ के और यूट्यूब पे 2 वीडियो देख के इंजीनियर नहीं बनेगा। उसको प्रॉपर 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। उसका एक सिलेबस होता है। उसी तरह सफलता का एक सिलेबस होता है, जो व्हाट्सएप पे 4 कोर्स पढ़ के और 2 यूट्यूब पे वीडियो देख के और 2-4 अखबार की कटिंग पढ़ के आप सोच रहे हैं कि आपको नॉलेज हो गया। ये आपकी गलतफहमी है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है, नॉलेज नहीं है अभी आपके पास। अभी सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन से बड़ा काम नहीं होगा, बड़ा काम नॉलेज से होगा। और नॉलेज प्रॉपर आपको लेनी पड़ेगी। उसके लिए शुक्रवार को आना पड़ेगा, उसके लिए संडे को आना पड़ेगा, उसके लिए लीडर्स मीटिंग में बैठना पड़ेगा, उसके लिए कोर ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा, उसके लिए ग्रुप मीटिंग में जाना पड़ेगा, उसके लिए बीबीएस सक्सेस प्रीव्यू में भाग लेना पड़ेगा, उसके लिए दिशा में जाना पड़ेगा, डायमंडशिप में जाना पड़ेगा। ये 2-4 व्हाट्सएप पे कोट्स पढ़ के मोटिवेशनल और 2-4 यूट्यूब पे वीडियो देख के, 2-4 अखबार की कटिंग पढ़ के हम सोच रहे हैं कि हमने नॉलेज ले ली नेटवर्क मार्केटिंग की। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो हमें टीचेबिलिटी भी सीखनी पड़ेगी। और चौथी चीज जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ईमानदारी भी हमें रखनी पड़ेगी। कहते हैं हमारे बिजनेस में 3 चीजें इंसान को सफल बनाती है। 90% एक्साइटमेंट, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो एक्साइटमेंट से ही चलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को जा रहे हैं इस बिजनेस का प्लान दिखाने और आप उसको कह रहे हैं कि तुम कमा सकते हो 8 लाख महीना, और आपकी बातों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी पर्सनालिटी में वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो इंसान क्या बिलीव करेगा आप पे? तो हमारे बिजनेस में तो आप वहीं पे फेल हो गए, क्योंकि आपको खुद ही भरोसा नहीं है उस बात पे जो आप उसको कह रहे हैं कि 8 लाख महीना आएगा। तो इसका भरोसा पहले आपको खुद होना जरूरी है। एक्साइटेड रहिए, जोश में रहिए, मोटिवेटेड रहिए, चेहरे बहरे हाव भाव को बढ़िया बना के रखिए, ताकि लोग उस यकीन पे, लोग आपके यकीन पे यकीन करते हैं, बातों पे यकीन नहीं करते, आपके यकीन पे यकीन करते हैं। तो 90% है एक्साइटमेंट, 8% है टेक्निक और 2% है फाइन ट्यूनिंग। आपको जो काम करना है, जो टीम बनानी है, तो उसके लिए लोगों से एक अच्छा संबंध बना के रखने की बहुत जरूरत है। वो 8% टेक्निक में मैं एक एक करके बारी बारी आज आपको थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करूंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सबसे पहले जरूरी है ड्रीम। इस इंडस्ट्री के भीतर सपने ही कामयाब कराते हैं लोगों को। अगर किसी के पास सपने नहीं है तो वो क्या कामयाब होगा? इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, और इस इंडस्ट्री में हमेशा ये सिखाया जाता है कि आप अपने ड्रीम को पहले लिखे, उसको घर में टांगे रखे। वो ड्रीम आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा उस मिशन की तरफ काम करने का। दूसरी चीज होती है लिस्ट। आप इस बिजनेस के भीतर, हमारा रॉ मटेरियल है लोग, लिस्ट। तो अगर हम बिजनेस में भीतर बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमें शुरू क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपना कारण ढूंढना है, क्यों करना है, ड्रीम बना लिए। और दूसरा फिर हमें एक लिस्ट बनाना है। जितने लोगों को हम जानते हैं हम उसे डायरी पे नोट करेंगे, लिस्ट बना के। गलती ये कर देते हैं कई बार लोग
कि वो जितने लोगों को जानते हैं वो अपने मन से ये सोच लेते हैं कि फला नहीं जुड़ेगा, फला जुड़ेगा, तो डायरी पे कभी लिस्ट नहीं बनाते। और डायरी पे चूंकि वो लिस्ट नहीं बनाते तो बहुत सारे लोग जो जुड़ सकते थे उस तक वो पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए सलाह दूंगा कि दूसरा, डायरी पे लिस्ट बनाइए, बड़ा काम करना है। तीसरा होता है इनविटेशन। जब आपने लिस्ट बना लिया तो अब बारी है लोगों को प्लान दिखाने की। तो प्लान दिखाने के लिए प्रॉपर उससे अपॉइंटमेंट लीजिए, लोगों से फोन पर या पर्सनली बात करके उससे बात करिए कि भाई मैं फला तारीख को या फला इतना बजे, कल, परसों, तरसों, जितने जब भी आप फ्री है मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्या आप मुझे 1 घंटा समय दे पाएंगे, क्या मुझे आधा घंटा समय दे पाएंगे। प्रॉपर इन्वाइट करिए। इन्वाइट करने के बाद उसको प्रॉपर जाकर प्लान दिखाइए। अगर आप खुद से प्लान दिखाने में अनकंफर्टेबल हैं तो फिर मैं सलाह दूंगा कि आपके जो एक्टिव अपलाइन है आप उनसे संपर्क कर लीजिए और उनसे समय ले लीजिए कि फला टाइम में सर मुझे एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, आप मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए। तो आप प्लान करिए और जिस भी व्यक्ति को आप प्लान करिए, प्लान से बड़ा काम कभी नहीं होता है, बड़ा काम होता है फॉलोअप से। प्लान आपने कर दिया, अब जरूरी है फॉलोअप करना। फॉलोअप का क्या मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फॉलोअप का मतलब होता है कि बार बार मिलना। प्लान जो आपने किया है उस इंसान को, उस प्लान में आपने उसको सारी बात समझा दी कि आप इस तरह से जुड़ सकते हैं, इस तरह से आप कमा सकते हैं 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना, 1 करोड़ 4 लाख साल का। अब ये इतना बड़ा अमाउंट है 2 लाख सप्ताह कि पहली बार में ही सामने वाला यकीन कर ले, ये मानना बेवकूफी हो, ये मानना कहीं ना कहीं अपनी मूर्खता है कि हम पहली बार जाएं और हम ये उम्मीद करें कि वो सुनेगा और हमें पैसा निकाल कर दे देगा। नहीं, उसको पहली बार में हमारे प्लान पे, इतने बड़े फिगर पे यकीन नहीं होता है और वो निर्णय लेने में असमर्थ होता है। फॉलोअप ये काम करता है कि हम उससे बार बार मिलकर उसके मन में जो डर है, शंका है, संकोच है, झिझक है, बार बार मिलने से उसके अंदर का वो डर, उसके अंदर का वो झिझक खत्म होता है और तब वो हमारे साथ डिसीजन लेता है कि नहीं चलो, मेरे अंदर की सारी दिक्कत खत्म हो गई, मेरे अंदर की सारी शंका खत्म हो गई, मेरे अंदर के सारे सवाल इन्होंने खत्म कर दिए, अब मैं इस बिजनेस में जुड़ सकता हूं। तो ये तभी हो सकता है जब आप प्लान दिखाने के बाद उससे लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि हर आदमी के अंदर सवाल होते हैं। 2 लाख आएंगे कि नहीं आएंगे, 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कंपनी चलती है कि नहीं चलती है, प्रोडक्ट कैसा आएगा, क्योंकि आप पहले पैसा लेते हैं, प्रोडक्ट बाद में मंगाते हैं। तो कई बार लोगों को यह भी डर होता है कि यार पैसा ये दे दूं इसको और प्रोडक्ट मेरा नहीं आया तो कई अलग अलग डर के कारण, कई अलग अलग झिझक के कारण सामने वाला व्यक्ति प्लान अच्छा लगने के बाद भी डिसीजन लेने में वक्त लेता है। और कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जब वक्त ले रहा होता है वो हमें कहता है नहीं नहीं जी हमें छोड़ दीजिए, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, बाद में मिलना, 10 दिन बाद मिलना, 1 सप्ताह बाद मिलना। तो कई बार ये चीजें हमें बड़ा परेशान करती। हमें लगता है कि यार उसको जुड़ना है तो जल्दी से जुड़ जाए, ये हमको दौड़ा क्यों रहा है। मेरे भाई वो दौड़ा नहीं रहा है, बात को समझिएगा, वो दौड़ा नहीं रहा है, वो एक्चुअली उसके मन में ढेर सारी शंकाएं हैं, डर है। बस आपसे बार बार मिलने से ही उसका डर खत्म होगा। तो इसीलिए जब तक इंसान इस बिजनेस के जुड़ने का डिसीजन ना ले, उससे मिलते रहना ही फॉलोअप है। बस आप उससे मिलते रहिए, कुछ मत बोलिएगा, फिर भी मिलते रहिए तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके मन में डर है, वो डर धीरे धीरे, जब आप उससे 1 बार मिलेंगे तो कुछ बातें बोलेगा, दूसरी बार मिलेंगे तो फिर कुछ नई बातें बोलेगा, तीसरी बार मिलेंगे, चौथी बार मिलेंगे, 5वीं बार मिलेंगे, 6ठी बार मिलेंगे, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइम पे उसका डर खत्म होगा। किसी का 5 बार में डर खत्म हो जाएगा, किसी का 6 बार में खत्म होगा, किसी का 8 बार में खत्म होगा, किसी का 12 बार में खत्म होगा। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप प्लान दिखाने के बाद लोगों से मिलना नहीं छोड़े तो उसका डर खत्म होना ही है। एक बार में हो, 2 बार में हो, 5 बार में हो, चाहे 10 बार में, खत्म हो ही जाता है। 80% रिजल्ट आ जाता है अगर आप प्लान दिखाने के बाद 12 बार तक मिलते रहे। अब इस मिलने में एक बात का बहुत ख्याल रखना, इस मिलने में सबसे पहला ख्याल क्या रखना है समझिएगा। सबसे पहली चीज इस बात को समझनी है कि हम कितने देर पर मिल रहे हैं। हमने आज प्लान दिखाया और आज प्लान देखने के बाद उसने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है 15 दिन बाद मिलिए, तो क्या हम 15 दिन बाद मिले या क्या हम अगले दिन मिले, ये सवाल है। तो जवाब इसका यह है कि अगले दिन मिलिए। उसने भले बोला कि 7 दिन बाद मिलिए, 15 दिन बाद मिलिए, 1 महीने बाद मिलिए, लेकिन आप उससे अगले दिन मिलने जाइए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा
सर उसने कल बोला था 15 दिन बाद जाइए आइएगा, और हम कल चले जाए तो वो नाराज हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल होगा। ये भी मैं कह रहा हूं बिल्कुल होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप जाइए, और अगर आपको लगे कि क्या मैं बोलूंगा, तो उसको सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल, बस। और अगर वो कुछ आगे बात करता है तो थोड़ी बात और कर लीजिएगा। अगर वो आपको चाय पीने के लिए अंदर बुलाता है, जरूर जाइए, जरूर बैठ के चाय पीजिए, और जितना देर बैठने का मौका मिले बैठिए, बातचीत करिए, उसके डर को समझने का प्रयास करिए। अब सारी बात सुनने के बाद हो सकता है वो आज फिर बोले कि ठीक है भाई साहब, हम बात तो समझ गए हैं, ऐसा करिए ना, आज 20 तारीख है, 2 तारीख को मेरा सैलरी आएगा, तो 2 तारीख के बाद मिलिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं अगले दिन फिर जाइए। अब आप सोचेंगे सर इतना बढ़िया से तो बोला है कि 2 तारीख को सैलरी आएगा, 3 तारीख को मिलिए, तो अगले दिन क्यों जाए, नाराज हो जाएगा। होने दीजिए, आप फिर जाइए। यही प्रक्रिया है। क्योंकि अगर 20 दिन जब उसने बोला ना, और अगर आप 20 दिन बाद जाएंगे, तो यकीन मानिए वो फिर कहेगा कि 20 दिन बाद नहीं, क्योंकि उस 20 दिन में वो सारी प्लान, सारी चीजें भूल चुका हो, और उसके जुड़ने का चांस नगण्य हो जाएगा, 0% हो जाएगा। अगले दिन फिर जाइए। अब आपको लगे सर अगले दिन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, फिर वही बात बोलिए कि सर इधर से गुजर रहे थे तो सोचे आपसे मिल ले। देखिए क्या है, वो जानता है कि आप उसी से मिलने आए, और ये भी बात है कि जब आप बोलते हैं उसको कि हम इधर से गुजर रहे हैं, सोचे आपसे मिल ले, तो इस बात को सच नहीं मान रहा है। लेकिन फिर भी आप बोलिए, और फिर अगर वो चाय पीछे तो जाइए, पीजिए। अब बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड लोग जो मुझे अभी यहां सुन रहे होंगे, उनको क्या लग रहा होगा, यार ये मेरे से तो बहुत भारी काम है, ये मैं कैसे करूंगा, मेरे परिवार की एक इज्जत है, मेरे नाम की एक इज्जत है, मैं फला बाबू हूं, फला अफसर हूं, फला परिवार से बिलोंग करता हूं, उसने मुझे एक बार बोल दिया 15 दिन बाद, तो फिर वो मुझे खोजेगा, मैं क्यों खोजूं, मैं एक बार ना के बाद नहीं मिलता। ये सब जिनकी सोच है ना, वो बहुत बड़ी टीम नहीं बना सके। बड़ी टीम बनाने का असली खेल फॉलोअप से ही होता है, तभी आप एक बड़ी टीम बना सकते। और अगर आपको यह समझना हो कि फॉलोअप क्या होता है, तो आपको मैं कहता हूं एक एग्जांपल याद करिए। आप सबके पास एक स्मार्टफोन होगा, और उस स्मार्टफोन पे कभी कभी अलग अलग कॉल आते होंगे, भाई साहब मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहा हूं, मेरे पास आपका ये नंबर है, मैं आपसे रिलायंस के लिए बात करना चाहता हूं, इंश्योरेंस के लिए। या फिर आप किसी शहर में होते होंगे, मेरे पास तो बहुत आते हैं कि सर आपको प्लॉट की आवश्यकता है क्या, मैं फला इलाके में प्लॉट जो है बेच रहा हूं या बेच रही हूं, फ्लैट की आवश्यकता है क्या, हमको आपका नंबर मिला है, कार के लिए फोन करता है, अलग अलग चीजों के लिए लोग फोन करते हैं। अब आप सोचिए जरा, करोड़ों रुपए का प्लॉट लेकर प्लॉटिंग करके जो आदमी प्लॉट बेच रहा है, एक एक प्लॉट 20-20, 25-25 लाख का है, और उसने 50 प्लॉट लिए हुए हैं, वो भी फॉलोअप कर रहा है, और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। सोचिए जरा सा, रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, कई हजार करोड़ की कंपनी है, वो भी फॉलोअप कर रहा है अपने कस्टमर का। देखिए जरा सा, बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम्स, आप कभी चले जाइए किसी कार के शोरूम में या किसी बाइक के शोरूम में, और आप वहां सारा चीज देख लीजिए, और जब आप वहां से निकलिए तो वो आदमी आपको रोकेगा और आपसे पूछेगा कि भाई साहब क्या सोचा है, कब ले रहे हैं गाड़ी। आप उसको बोलेंगे हाँ सोचा है, अभी देखने आए। बोला फिर भी कब, इस महीने ले लीजिए, ये ऑफर है, फला महीने ले लीजिए सर, वो ऑफर चल रहा है। ऐसे वो प्रेरित करता है, यस और नो। और अगर आप उसके बाद भी, आप तो सिर्फ देखने गए थे, आप बोले नहीं नहीं ठीक है हम बताते हैं, तो वो आपका नंबर ले लेगा, और उसके बाद रोज उसके फोन आने शुरू हो जाए, सर आप आए थे हमारे शोरूम में, आप फला शोरूम से बोल रहे हैं, क्या सोचा सर, क्या प्लान है आपका बाइक लेने का। ऐसे आप हो जाता है या नहीं होता, ये बताइए। अब आप खुद सोचिए, उसने 10 करोड़ रुपए लगाकर कार के शोरूम खोले हुए हैं और वो फॉलोअप कर रहा है, उसने 2 करोड़ लगाकर बाइक के शोरूम खोले हुए हैं, वो फॉलोअप कर रहा है, बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम वाले आपका फॉलोअप कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्वेलरी के शोरूम वाले, तनिष्क जो ज्वेलरी का शोरूम है, उससे मुझे मेरे बर्थडे पे, मेरे वाइफ के बर्थडे पे, मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे हर बार मुझे फोन आते हैं, सर हमारा फला ऑफर चल रहा है, सर आप आ जाइए, एक बार दुकान पे आइए, विजिट करिए। उस दुकान पे उस आदमी का कम से कम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ लगा के उसने तनिष्क का शोरूम खोला है, वो भी अपने कस्टमर का फॉलोअप कर रहा है। क्योंकि सेल्स जो है ना, वो फॉलोअप से ही होता है, इस बात को समझिए। जो फॉलोअप नहीं करेगा, शर्माएगा, डरेगा, झिझकेगा, वो सेल्स नहीं कर सकता है, और सेल्स में बड़ा काम नहीं कर सकता। सेल्स का मतलब ही है फॉलोअप। तो अगर आप किसी को प्लान दिखाए, तो प्लान दिखाने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद जो आप बार बार उससे मिलेंगे, उसको बोलते हैं फॉलोअप, और खेल वहीं से बनेगा। तो इसीलिए चीजों को समझें और
फॉलोअप पर फोकस करें। जब फॉलोअप हो जाए तो दूसरी चीज जो फॉलोअप के बाद आती है अपने को, वो है 100% यूजर। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अपनी कंपनी से प्रोडक्ट लेने से या हमें सिर्फ दुकान बदलने से कितने फायदे हैं। तो जो छठा काम हमें करना है वो करना है कि अपनी दुकान बदलनी है, और जितनी जल्दी हो सके बदलनी है, क्योंकि जब हम 100% यूजर बनेंगे तभी हमारा उस प्रोडक्ट पे विश्वास बनेगा और हम उस पर लोगों को ला सकेंगे, लोगों को उस प्रोडक्ट का यूजर बना सकेंगे। सातवीं चीज होती है सीखना। मैंने पीछे टीचेबिलिटी में सिखाया, जितना हो सके ऑडियो वीडियो किताबें फंक्शन ट्रेनिंग मीटिंग से जुड़ना पड़ेगा। और आठवीं होती है एक टीम प्लेयर बनकर काम करना। सुननी पड़ेगी बातें, सिर्फ अपने ज्ञान से काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और बिजनेस जैसे बना है जिस तरह से सिखाया गया है उस तरह से काम करना चाहिए। ये सर्कल को फॉलो करिए, इस साइकिल को फॉलो करिए। 4 साल मिनिमम 4 साल इस साइकिल को जो भी इंसान फॉलो करेगा वो इस इंडस्ट्री के भीतर डायमंड बन जाएगा, इस बात की 100% गारंटी। पहला क्या है, ड्रीम। जब भी कभी कोई नया व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में जुड़े, उसके साथ बैठिए और उसका ड्रीम सेट करवाइए। जब उसका ड्रीम सेट हो जाए, और ड्रीम को ऐसे मुजमानी सेट मत कराइए, बजाते डायरी पे लिख के सेट करवाइए। उसके बाद उससे लिस्ट बनवाइए, जितना बड़ा से बड़ा वो लिस्ट बना सके उनसे लिस्ट बनवाइए। लिस्ट जब उनका बन जाए तो फिर उसी वक्त, ऐसा नहीं कि आज लिस्ट बनाएंगे कल प्लान के लिए बात करेंगे, नहीं, उसी वक्त लिस्ट बनाइए और उसी समय कल किसका किसका प्लान करना है उसका उनसे अपॉइंटमेंट सेट करवा लीजिए और प्लान देना उनके साथ शुरू कर दीजिए। और जिस व्यक्ति ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है उनके अपलाइन से मैं कहूंगा कि जब भी कोई नया व्यक्ति जुड़े, इमीडिएटली उसके साथ 15-20 प्लान अगले 3-4 दिन में दिखाने का काम करिए, और कोशिश करिए कि उनके 3-4 लोग उसी सप्ताह में जुड़ जाएं और उनका एक बड़ा सा चेक बन जाए, ताकि उनका विजन क्लियर हो जाए। प्लान दिखाइए, प्लान का फॉलोअप करिए। मैंने बता दिया फॉलोअप क्यों जरूरी है। और जब फॉलोअप हो जाए और लोग आपके साथ जुड़े तो उनका प्रॉपर FIM करिए। अगर आप FIM करने में असमर्थ हैं तो अपने अपलाइन से FIM कराइए। अगर आपका अपलाइन आपके शहर में नहीं है तो फिर मैं सलाह दूंगा कि आप उस व्यक्ति के घर चले जाइए और वहां जाकर लैपटॉप पे जूम पे कनेक्ट कर लीजिए अपने अपलाइन को। वहां जाकर घर घर नहीं कि वो अपने घर बैठा है आप अपने घर बैठे हैं और अपलाइन से जुड़ गए, नहीं, ऐसा करना है कि उस व्यक्ति के घर चले जाना है जिसका FIM करना है, और वहां जाकर अपने अपलाइन से जूम पर कनेक्ट होकर FIM करवा दीजिए। ऐसे FIM ज्यादा फायदेमंद फिजिकल होता है मिलकर, लेकिन अगर मजबूर है तो आप जूम का सहारा ले सकते हैं। और उस व्यक्ति को FIM करके उसको संडे और फ्राइडे जो आसपास में होते हैं उससे जोड़ दीजिए। फिर उसका नए व्यक्ति आए, फिर उसका ड्रीम बनाइए, लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप करिए, FIM करिए, संडे फ्राइडे से जुड़िए। फिर जो नए व्यक्ति आए उनका ड्रीम बनाइए, लिस्ट बनाइए, प्लान करिए, फॉलोअप करिए, FIM करिए और संडे फ्राइडे से जुड़िए। ये 6 साइकिल है और ये 6 आदत है। और कोई भी इंसान अगर इस साइकिल को डुप्लीकेट करता चला जाए अपने हर नए व्यक्ति के साथ, सिर्फ 3 से 4 साल इस साइकिल को डुप्लीकेट करता चला जाए, डुप्लीकेट करता चला जाए, डुप्लीकेट करता चला जाए, तो फिर इस इंडस्ट्री के भीतर बड़ी से बड़ी रिकॉग्निशन को हासिल करना उसके लिए फिर बच्चों का खेल रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज करिए। और अगर इस साइकिल को फॉलो करें तो कंपनी का टारगेट अभी चल रहा है, आपको मालूम होगा, और अभी हमारे पास देखा जाए तो 4 क्लोजिंग बचा हुआ है। मोटा मोटी 25 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है और 31 मई को टारगेट खत्म होगा। 24-25 दिन अभी हमारे पास है। लोगों ने 5-5 दिन में 6-6 दिन में टारगेट क्वालिफाई किया है। दोस्तों, मिशन बनाइए, टारगेट करने से बड़ा काम होता है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि अभी आपके एक अपलाइन टारगेट्स भी आपके साथ चल रहे हैं, है ना, जहां पर 5 मई से 30 मई तक अगर कोई व्यक्ति 4 सप्ताह होते हैं, इन 4 सप्ताह में कोई 10,000 रुपए का टोटल चेक, इन 4 सप्ताह में टोटल चेक अगर किसी का 10,000 रुपए का हो तो उसको एक स्मार्ट वॉच अपलाइन की तरफ से गिफ्ट किया जाएगा। अगर किसी का 15,000 का चेक है तो उसको कूलर, किसी का 20,000 का चेक है तो उसको एक स्मार्टफोन, किसी का 25,000 का चेक है टोटल 4 सप्ताह का तो उसको एक रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन, जो भी वो लेना चाहे, गिफ्ट किया जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो इस अमाउंट का कोई दूसरा आइटम भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि इतना बढ़िया ऑप्शन है। 4 सप्ताह अभी बचा हुआ है। 10,000 के चेक पर स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है। 15,000 के टोटल 15,000 का चेक आप करेंगे तो कूलर है। उस अमाउंट का आप कोई और भी चीज ले सकते हैं। 20,000 का टोटल चेक कर लेंगे तो चेक तो आपका होगा ही, इनकम तो आपको आई ही, प्लस अलग से आपको एक स्मार्टफोन भी मिलेगा। 25,000 का अगर चेक आप बना लेते हैं 4 सप्ताह में
तो चेक तो बना ही आपका, साथ ही साथ एक वॉशिंग मशीन या फ्रिज, कोई भी ऑप्शन जो आप लेना चाहे वो आपको मिल जाएगा, या उस अमाउंट का कोई और भी चीज लेना चाहे तो वो भी मिल जाएगा। ये तो है ही ऑफर। साथ ही एक ऑफर और है, अगर कंपनी का टारगेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक ब्रांड न्यू लैपटॉप सिस्टम की तरफ से अलग से दिया जाएगा। कंपनी के टारगेट के अलावा गोवा का ट्रिप मिलेगा, पैसा कमाएंगे, उसके अलावा एक ब्रांड न्यू लैपटॉप भी आपको दिया जाएगा। तो अब आप बताइए कि इतना फायदा है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? टारगेट देखकर मजा आया आपको? जो अपलाइन टारगेट है उसको देखकर मजा आया, लगा कि कुछ तो फायदा है काम करने से, है ना? तो क्या क्या फायदा होगा टारगेट करने का? देखिए, टारगेट करने का सबसे पहला फायदा होता है कि आपकी डायमंड शिप की नींव रखी जाती है। दूसरा फायदा होता है कि जब आप टारगेट कर लेंगे तो आपकी रिकॉग्निशन बदल जाएगी। अगर आज आप फ्रेशर है तो आप टारगेट करते ही सिल्वर बन जाएंगे, अगर आप सिल्वर हैं तो टारगेट करते ही आप प्लेटिनम हो जाएंगे, आपकी रिकॉग्निशन चेंज हो जाएगी। और कहा जाता है कि हमारे यहां 8 बार अगर कोई टारगेट कर ले तो इस बिजनेस में डायमंड हो जाता है। तीसरा है पैसा बहुत आएगा। हर आदमी जो टारगेट किया है, वो जो टारगेट नहीं किया है उससे ज्यादा पैसा कमाता है, ये तो सिंपल सा हिसाब है। चौथा है अचीवमेंट बढ़ जाएगा। आप टारगेट कर लेंगे, अगर आपने विदेश का टारगेट कर लिया तो आपके पासपोर्ट पे वीजा लग जाएगा। टारगेट करके आप पैसा कमा के अपनी बाइक बदलते हैं, लैपटॉप बदलते हैं, चीजें बदलते हैं, तो आपके अचीवमेंट जो है वो दुनिया को दिखने शुरू हो जाते हैं। जो आदमी बाइक नहीं चला रहा था, पैदल कर रहा था, उसने टारगेट कर लिया, उसने टारगेट से 50,000 60,000 रुपए कमाए, उसने जाकर एक बाइक खरीद ली, तो अब दुनिया को दिखने लगा यार 3 महीने पहले जुड़ा और अभी बाइक खरीद ली। अचीवमेंट बढ़ने लगते हैं। अपलाइन के नजर में आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। स्टेज पे आपको सम्मान लेने का मौका मिलता है सैकड़ों लोगों के बीच। टीम में भी जो आपकी टीम होती है, जो आपकी ग्रो लाइन होती है, उसके नजरों में भी आपके लिए इज्जत बढ़ जाती है। कंपनी के जो वेबसाइट होते हैं वहां पे आपका नाम आ जाता है। घर वालों की नजर में इज्जत बढ़ती है, क्योंकि आप सोचिए ना, अगर कोई दुबई का टारगेट करके दुबई घूमने गया, हो सकता है उसके खानदान में कभी कोई नहीं गए होंगे विदेश, कोई बैंकॉक गया, कोई यूरोप गया, हो सकता है उसके खानदान में किसी के पास पासपोर्ट ही ना हो, तो खानदान में भी एक जो है घर वालों के नजरों में एक इज्जत जो है बढ़ जाती है, और टीम के लोगों में बहुत प्रेरणा मिलती है। अब सोचिए कि एक टारगेट करने से 10 फायदे, पैसा जो आप कमाएंगे उसके अलावा इतने फायदे, तो करना चाहिए ना। इस बिजनेस में कहा जाता है कि हर दिक्कत की सिर्फ एक ही दवाई है, और वो है टारगेट। आप जो भी जितनी बड़ी बड़ी सक्सेस आप हासिल करना चाहते हैं वो सब मुमकिन है अगर आप अपना पूरा फोकस टारगेट पे डाल दें। और टारगेट करने के लिए करना क्या होगा पता है? वो जो होता है ना, घोड़ा को लगाते हैं रेस में, आपने देखा होगा ऐसे पट्टा लगाते हैं घोड़ा को, वो इधर नहीं देखे उधर नहीं देखे, सीधा लक्ष्य को देखे। टारगेट हमेशा वही कर पाता है जिसका पूरा फोकस लक्ष्य पे होता है। अगले 25 दिन हमारे सामने है, इस 25 दिन में हम अपलाइन का टारगेट करना चाहें या सिस्टम का टारगेट करना चाहें, वही कर पाएंगे जो पूरा मिशन लगा दे अगले 25 दिन का प्लानिंग बना के कि मुझे अपलाइन का या तो चेक वाला टारगेट क्वालिफाई करना है, या तो अपलाइन कंपनी का टारगेट अपने को क्वालिफाई करना है और लैपटॉप जीतना है। वो आदमी टारगेट कर लेगा। ठीक है, लास्ट में एक चीज और बता दूं, बड़ा काम करने का एक गुरु मंत्र है, और वो गुरु मंत्र है मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग। आप जिस भी एक्टिव अपलाइन के गाइडलाइन में काम करते हैं, तब तक वो अपलाइन आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता जब तक कि आप उस इंसान से रिपोर्टिंग के साथ नहीं जुड़ते हैं। आप पूरे दिन क्या करते हैं इस बात को जब तक आप उससे शेयर नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आप बड़ा काम नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी काम आप अगर देखेंगे, आज रेलवे है, लाखों लोग वहां काम करते हैं, हजारों ट्रेनें पूरी हिंदुस्तान में हर समय चल रही है, और एक भी ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग की वजह से सब कुछ बहुत नियंत्रित होकर चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस पे आपके अपलाइन का ध्यान जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले अपलाइन, तो कैसे लेगा अगर उसको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं कि आप इस बिजनेस में आज कहां हैं, आज पूरे दिन आपने क्या किया, आपने कितने प्लान किए, कितने फॉलो किए, कुछ भी नहीं पता है उसको। और आप चाहते हैं कि आपका अपलाइन उसमें इंटरेस्ट ले, आपके बिजनेस में रस ले, आपके बिजनेस के प्रति वो आकर्षित रहे, आपसे पूछता रहे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग एक मात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने एक्टिव अपलाइन को अपने बिजनेस में रस लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारा अपलाइन हम पे रस नहीं लेगा।
हम भरोसे में बैठे कि अपलाइन फोन करेगा तो बड़ा काम नहीं होगा, हम अगर अपलाइन को फोन करेंगे तो बड़ा काम होगा। इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है, लास्ट में एक लाइन बता के आज की सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले जाता हूं। दोस्तों एक बात याद रखिए, हम सब लोगों ने अपने जीवन में स्कूल कॉलेज किया है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जब स्कूल कॉलेज में जाते थे तो स्कूल में बहुत सारे बच्चों में आपने देखा होगा दो कैटेगरी के बच्चे थे। एक ऐसा था जिसके पीछे मास्टर साहब पड़े रहते थे, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, पहाड़ा क्यों नहीं याद करके आया, ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया, और वो कोई ना कोई कारण देता रहता था। मास्टर साहब कल पेट में बहुत दर्द था, मास्टर साहब मेरी दादी गुजर गई, मास्टर साहब आज फला चीज हो गया इसलिए हम बना के नहीं लाए, ऐसे वो बहाने देते रहता। यस और नो, देखा ऐसे बच्चे? ठीक है। दूसरा एक बच्चा होता था जो मास्टर साहब के पीछे पड़ा रहता था, सर ये बताइए तो कैसे होगा, सर इसका जवाब आपने ऐसे बताया था ऐसे नहीं आया, वो मास्टर साहब के पीछे पड़ा रहता था। सर ये वाला मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, सर अगला बताइए, सर ये वाला भी हो गया अगला बताइए, वो मास्टर साहब के पीछे था। मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा मुझे, दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा, जो मास्टर जिसके पीछे पड़ा हुआ था वो, या जो मास्टर के पीछे पड़ा हुआ था वो? आप मुझे बताइए। पहला वाला है जिसके पीछे मास्टर पड़ा हुआ था, और दूसरा वाला है जिसके जो मास्टर के पीछे पड़ा हुआ था, कौन ज्यादा तरक्की करेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? ये बता दीजिए मुझे। चैट में लिख सकते हैं या मुझे आप अपने इशारे से बता सकते हैं, मैं एक एक करके देख लूंगा सबका इशारा। दूसरे वाले, अच्छा सेकंड वन, ठीक है, सेकंड वन, कोई दूसरे बोल रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, दूसरे वाले, ठीक है। अब आप मुझे समझाइएगा, आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि दूसरा वाला जो होगा, जो मास्टर के पीछे पड़ा रहता है, वो आगे बढ़ेगा। उसी तरह इस इंडस्ट्री में एक होता है जिसके पीछे अपलाइन पड़ा हुआ है, दो प्लान करो, आज क्यों नहीं किया, रिपोर्टिंग भेजो, आज फॉलोअप क्यों नहीं किया, आज ट्रेनिंग में क्यों नहीं आया, आज मीटिंग में क्यों नहीं आया, अपलाइन पड़ा हुआ है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बहाने दे रहा है। सर कल निकलने वाले थे तो गाड़ी पंक्चर हो गया सर, तो इसलिए ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे, सर निकलने वाले थे बारिश होने लगा सर इसलिए नहीं आए, ये हो गया सर, वो हो गया सर, वो बहाने देने में लगा। और एक दूसरा है जो अपलाइन के पीछे पड़ा हुआ है, अपलाइन को फोन करके परेशान कर रखा है, सर ये काम तो आपने बताया तो वो हो गया, और सर फला शहर में मैंने टीम बना ली, सर फला 4 प्लान आज कर लिए हैं, सर जरा कल आ जाइए फॉलोअप कर देंगे। अपलाइन के पीछे पड़ा हुआ है समय लेने के लिए, अपलाइन के पीछे पड़ा हुआ है मदद लेने के लिए, अपलाइन उसके पीछे नहीं है। आप खुद सोचिए किसका काम बड़ा होगा, जिसके पीछे अपलाइन पड़ा हुआ है या जो अपलाइन के पीछे पड़ा हुआ है? खुद सोचिए आप, और आपको पता है कि जवाब क्या है। दोस्तों आपका बैड लक ये है, आपके लिए सबसे बुरी बात ये है कि आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें अपलाइन आपके पीछे पड़ा हुआ है, और ये आपके लिए सबसे बुरी बात है। अगर आपके पीछे अपलाइन पड़ा हुआ है, ऐसे करिए ऐसे करिए, ऐसे क्यों नहीं किया, अरे आपको कल मैंने बोला था ऐसे करने, आपने क्यों नहीं किया, आज 2 प्लान करना चाहिए था आपको, वो आपको मोटिवेट कर रहा है और आप हिल ही नहीं रहे, तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपलाइन के पीछे पड़े हुए हैं तो बहुत बड़ा काम, ठीक है। तो अपलाइन के पीछे पड़ने वाला बनिए, और अपलाइन के पीछे पड़ने वाला वही इंसान होता है जो अपने काम की डेली रिपोर्टिंग, अपलाइन नहीं मांग रहा है, अपलाइन नहीं पूछ रहा है कि भाई आज आपने क्या किया, जबरदस्ती भेज रहा है अपलाइन को, सर आज 2 प्लान हो गया, 3 फॉलोअप किए, आज इतना डीडी आया, इतना ये किया, आज ये मीटिंग करी, आज ये किताब पढ़े, आज ये किया, आज वो किया, जबरदस्ती अपलाइन को बता रहा है, अपलाइन पूछ नहीं रहा। आप सोचिए कैसे काम किसका बड़ा हो। तो ये मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग जो है ना, ये बहुत बड़ा काम करने का मंत्र है। अगर आप कम समय में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो कोई भी एक एक्टिव अपलाइन चुनिए, और उस एक्टिव अपलाइन को डेली रात में सोने से पहले आपने पूरे दिन क्या किया, इस बात की रिपोर्ट जरूर बता दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर फोन नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सअप करके भेज दीजिए, सर आज मैंने 2 प्लान करी, आज मैंने 1 फॉलोअप किया, आज मैंने 2 फॉलोअप किया, आज मैंने 1 FIM किया, जो भी आपने किया वो लिख के उनको भेज दीजिए। अगर आपने काम नहीं भी किया है तो फिर मैं कहूंगा उस दिन नो वर्क जरूर लिख के भेजिए, मतलब नो वर्क भी लिख के भेजिए कि सर आज कुछ पर्सनल काम थे तो आज मैंने सेफ सब का कोई काम नहीं किया, नो वर्क, लेकिन ये भेजिए जरूर ताकि उसको पता रहे कि आज आपने कुछ नहीं किया, तभी वो इंटरेस्ट लेगा आपके काम में, आपके बिजनेस में। ये मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के कल्चर को अपनाइए। अगर अभी तक आपने कोई अपलाइन नहीं चुना है तो दोस्तों बहुत मुश्किल कर रहे हैं आप कोई एक अपलाइन छाटिए, बहुत सारे आपके अपलाइन है, सब एक से एक धुरंधर है, सब काबिल है, सब इतने कैपेबल है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, सब इतने कैपेबल है।
आप कहीं एक व्यक्ति के शरण में आ जाइए, किसी एक व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए, किसी एक को अपना गुरु बना लीजिए और डेली के अपने काम की रिपोर्टिंग उनको करिए। हो सके तो डेली एक आध दफा उनसे फोन पर बात करिए, कोई बात ना हो तो हालचाल के लिए फोन करिए, लेकिन बात जरूर करिए। जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन के और सिस्टम के करीब होंगे, आपकी सफलता उतना आसान आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, उतनी आसानी से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो तैयार हैं? तो इस चीज पे ध्यान रखिए, दमदारी से इस पे फोकस करिए। और मैं फिर से आप सभी को हमेशा की तरह ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको अलग अलग शहरों के न्यूज पता चले गए होंगे, अलग अलग शहरों में सक्सेस प्रीव्यू हो रहा है, बीबीएस हो रहा है, दिशा का वर्कशॉप जा रहा है 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक का। उसके बाद अलग अलग जिस भी शहर में आप होंगे वहां कोई ना कोई एक्टिविटी अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में होने वाली होगी या हो चुकी होगी। अभी पटना में भी ढेर सारी एक्टिविटी होने वाली है। 14 को एक सेशन होने वाला है हमारा, 21 को एक सेशन होने वाला है हमारा। भाई साहब, बस ये सारी बातें पता लगाते रहिए अपने अपलाइन के थ्रू। और जिस भी एक्टिविटी आपके करीब में हो रही है, जो भी एक्टिविटी आपके करीब में हो रही है, उस एक्टिविटी में अपनी पूरी टीम के साथ बैठिए। अभी बहुत सारे लोग ठाकुरगंज से हैं यहाँ पे, सिलीगुड़ी में अभी बहुत जल्द एक एक्टिविटी होने वाली है। आप सब लोग उस प्रोग्राम में जरूर सिलीगुड़ी के लोगों को लेकर बैठिए। अभी आसनसोल में मैंने बताया एक एक्टिविटी होने वाली है ना। रांची में एक्टिविटी अभी करके मैं आया हूं। बहुत जल्द जमशेदपुर में एक्टिविटी होने वाली है। बहुत जल्द झारखंड के कई शहरों में एक्टिविटी होने वाली है। अभी बिहार में गया में एक्टिविटी होनी है, पटना में एक्टिविटी होनी है, पूर्णिया में एक्टिविटी होनी है। अलग अलग जगहों पे बहुत सारी एक्टिविटी, भागलपुर में एक्टिविटी होनी है, दरभंगा में एक्टिविटी होनी है। बिहार से बाहर अलग देखें तो अलग अलग जगह पे गोरखपुर में एक्टिविटी होनी है, देवरिया में एक्टिविटी होनी है। जहां भी आप काम कर रहे हैं उस शहर के आसपास की एक्टिविटी का पता करते रहिए, जानकारी लेते रहिए, सूंघते रहिए अपने अपलाइन के थ्रू, नॉलेज रखिए। और जो जितना ज्यादा सिस्टम से जुड़ेगा उसी को नॉलेज मिलेगा, उसी को जानकारी मिलेगी। वरना जो सिस्टम से दूर है उसको जानकारी नहीं मिलती भाई साहब। तो सिस्टम से जुड़िए, जानकारी इकट्ठा करिए और उस एक्टिविटी में पूरी टीम के साथ पार्टिसिपेट करिए। बड़ा काम करने का गुरु मंत्र है ये। बाकी दोस्तों, बहुत तेजी से आप लोग काम कर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है हिंदुस्तान भर में। आपने बहुत अच्छे से कोविड के बाद काम करना शुरू कर दिया है। तो बस एक ही सलाह दूंगा, इस मिशन पे अपने आप को बना के रखिए कुछ समय तक। लोग क्या अगल बगल कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, कौन आपके बारे में क्या सोचता है फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो बिल्कुल परवाह मत करिए, पूरा सिस्टम आपके साथ है, हम सारे अपलाइन आपके साथ है, डायरेक्टर आपके साथ है। आपने जो भी सपना देखा है, अगर आज उस सपने पर 3 से 4 साल टिकने के लिए आप तैयार हैं, तो मैं आपको ये वादा करने के लिए तैयार हूं, प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूं कि आपके एक एक सपने, ये सिस्टम इतना दमदार है कि आपके एक एक सपने को पूरा करने का वो दम रखता है और वो पूरा करेगा। आप सभी को आज के इस जूम सेशन के लिए वंस अगेन मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप आज यहाँ आए और इस जूम सेशन का आप हिस्सा बने। और आपकी वजह से आज ये जूम सेशन बहुत सुपरहिट भी रहा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जिस भी शहर में काम कर रहे हैं, अपने किसी एक अपलाइन के टच में आ जाइए, किसी एक अपलाइन के गाइडलाइन में आ जाइए और जम के उस शहर में दमदारी से मेहनत करिए। रोज अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 एक्टिविटी रोज करे बिना रात में खाना मत खाइए। 5 एक्टिविटी रोज करिए। 2 प्लान कर लिए, 1-2 फॉलोअप कर लिए, 1 आध FIM कर लिए, मिनिमम 5 एक्टिविटी रोज करिए। और अगर आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो 10 एक्टिविटी किए बिना खाना मत खाइए रात का। थोड़ा सा अपने ऊपर पेन लीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर दर्द लीजिए। बड़ा काम करना है। मैंने बोला 10% इंस्पिरेशन है, 90% परस्पिरेशन है। अगर 2 प्लान रोज का हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हम बड़ा काम क्या करेंगे। तो कम से कम अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 2 प्लान रोज करिए और 5 एक्टिविटी रोज करिए। और अगर आप फुल टाइमर है तो 4 से 5 प्लान रोज करिए और कम से कम 10 एक्टिविटी करके ही घर वापस जाइए, वरना मत जाइए। सुबह 6 बजे बाइक लेकर निकलिए अगर फुल टाइमर है तो, और दमदारी से रात के 11 बजे तक काम करिए। बड़ा काम करना है, 1 साल में कुछ जलवा करना है तो थोड़ा मेहनत अपने ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिवार को छोड़ना पड़ेगा। सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़नी पड़ती है भाई साहब। बहुत सुख चाहिए तो थोड़े बहुत सुख को, थोड़ा बहुत खुशियों को त्यागना पड़ेगा। सीधी बात, कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। गिव एंड टेक चलता है। तो आप लोग दमदारी से मेहनत करिए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करूंगा आप सबको। और बहुत जल्द हो सकता है आपके शहर में मुलाकात भी हो, तो आप लोग तैयार रहिए और जम के मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।